हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमपी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम अब तक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉड्यूल पढ़ चुके हैं और उसके बारे में बहुत बेसिक सी चीज़ें हमने देखी हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था। उसके अलावा हम जितने भी डीएनए को बनाने के लिए, यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, किसने डिस्कवर्ड किया था, न्यूक्लिक एसिड जो हमारे डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं वो कैसे मिलकर बनी है, ये सारा इंट्रोडक्शन हम लास्ट लेक्चर से पहले देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का जो मॉड्यूल है उसको आगे बढ़ाएंगे। पहले रिकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए बच्चों, क्या क्या पढ़ा है हमने लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डीएनए जो होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, वो क्या होता है कि वो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, यानी कि दो स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है। इसके दोनों के दोनों स्ट्रैंड किससे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने हैं। और ये दोनों की दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन किस तरह से आपस में हेलिकली कॉइल्ड होती है, हेलिक्स की फॉर्म में क्या होती है, कॉइल्ड होती हैं, और ये क्या करती हैं कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बनाने का काम करती हैं। डीएनए के ये दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? कल लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि डीएनए के ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे के लिए एंटी पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एंटी पैरेलल होते हैं। और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इस वजह से अगर किसी एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन सीक्वेंस या फिर नाइट्रोजन सीक्वेंस हमें पता है तो दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजन सीक्वेंस हम पता लगा सकते हैं। और इसीलिए क्या होता है कि डीएनए के जब नाइट्रोजन स्ट्रैंड्स का सीक्वेंस हम पता लगा सकते हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल रोल प्ले करता है। क्योंकि बनने वाला नया डीएनए जो होता है वो कैसा होता है? डॉटर डीएनए पेरेंट डीएनए का आइडेंटिकल होता है। इस वजह से हमने क्या बोला कि ये कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो दोनों की दोनों स्ट्रैंड्स होती हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं, इसका बैकबोन बनाता है शुगर और फॉस्फेट। कौन बनाता है इसका बैकबोन? शुगर और फॉस्फेट बनाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि अंदर की तरफ क्या होते हैं? नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं वो प्रोजेक्टेड होते हैं इनसाइड, और क्या होता है कि बैकबोन शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये दो जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं, दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स, इन दोनों को आपस में जोड़ के रखने का काम कौन करता है? कौन इसको होल्ड करता है? तो हम डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन पढ़ के आए। आपको पता है कि एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं और साइटोसिन और ग्वानिन जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस और दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। जिसकी वजह से ये दोनों क्या करते हैं कि इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को नाइट्रोजन बेसिस के बीच में प्रेजेंट हाइड्रोजन बॉन्ड जोड़ के रखने का काम करते हैं। और अगर इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हाई पीएच देनी पड़ेगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के वो दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यानी कि इन दोनों को हमें आज के डिस्कस करना है। आज हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उनको आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या रखते हैं? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में जोड़ के रखने का काम करते हैं। तो अब मैं लिख के बताती हूँ आपको। both the two strands are held together by hydrogen bonds which are formed between nitrogen bases of two strands। क्या बोल रहे हैं हम
कि इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स को आपस में हेल्ड करने का काम, जोड़ के रखने का काम, आपस में एक दूसरे से जोड़े रखने का काम कौन करता है? हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होते हैं कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि किसके बीच में? ग्वानिन और साइटोसिन की बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब ठीक है भाई, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक चीज नोटिस करिए आपने कि यहाँ पे प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट है, प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट है, पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट है। क्या हो रहा है कि दोनों के दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं वो इस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से कि प्यूरिन के सामने क्या प्रेजेंट हो? पिरिमिडिन प्रेजेंट हो, या फिर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट हो। इस तरह से नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होता है। तो इसका रीजन क्या है? इसकी वजह से क्या होता है? देखिए बच्चों, इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, एक सेकेंड मैं बताती हूँ अभी आपको, ये दोबारा हम समझेंगे, ठीक है अभी। हाँ, तो ये जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनका डायामीटर क्या होता है कि इनका डायामीटर, यानी कि इन दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जब प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आएगा और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स की जो डायामीटर होगा ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी कि इनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी। और दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स यानी कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और क्योंकि एंटी पैरेलल है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जिस तरह से ये दोनों के दोनों डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन बेसिस के बीच में प्रेजेंट है। और नाइट्रोजन बेसिस कहाँ प्रेजेंट है कि उसका डीएनए का जो बैकबोन है वो तो बना हुआ है शुगर और फॉस्फेट का, और उसके अंदर इनसाइड क्या प्रोजेक्टेड है? हमारे नाइट्रोजन बेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होने की वजह से इन दोनों के दोनों डीएनए के जो स्ट्रैंड्स होते हैं इनका डायामीटर क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। और डायामीटर कितना होता है इनका कि इनका डायामीटर होता है 2 एंगस्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों? एक सेकेंड, डायामीटर कितना होता है इनका कि इनका डायामीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉन, या फिर हम बोल सकते हैं 2 नैनोमीटर। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 2 नैनोमीटर इनका डायामीटर होता है। और दूसरी बात पता है कि ये जो दोनों के दोनों नाइट्रोजन बेसिस हैं, क्या है कि देखिए आपको ये पता है कि एक स्ट्रैंड के और दूसरे स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है? नाइट्रोजन बेसिस जो होते हैं, इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस और इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस आपस में पेयरिंग करता है, ठीक है, इसी तरह से पेयरिंग करते हैं। और ये जो 2 नाइट्रोजन बेसिस हैं, क्या है कि ये एक नाइट्रोजन बेस का पेयर और ये दूसरा नाइट्रोजन बेस का पेयर, तो ये दो नाइट्रोजन बेस पेयर्स हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेस की दूरी क्या होती है कि यहाँ पर 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस की दूरी भी हमें पता होनी चाहिए, और इन दोनों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, और आप लिख सकते हो 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो डीएनए की बात कर रहे हैं कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स, डीएनए के स्ट्रैंड्स किससे प्रेजेंट होते हैं कि हाइड्रोजन बेसिस की वजह से आपस में जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। इन दोनों के बीच कि इनका डायमीटर कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर, और 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच की दूरी कितनी होती है कि ये होती है हमारी, कितनी होती है? 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर होती है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला है कि 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस की दूरी तो बता दी, और मैंने ये भी बोला है कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन या फिर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता है किसके अंदर कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जब हम डीएनए का देखते हैं तो उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डायमीटर होगा वो यूनिफॉर्म रहता है। तो एज अ रिजल्ट यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप लिख सकते हो एज अ रिजल्ट प्यूरिन कम्स opposite to pyrimidine. Purine comes opposite to pyrimidine and pyrimidine comes
opposite to purine. This generates approximately uniform distance between the two strands. Of DNA helix. तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि डायामीटर इज कांस्टेंट। क्या बोला हमने कि दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, उनके बीच का डायामीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन या 2 नैनोमीटर होता है। और ये जो आपस में दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जुड़े हुए हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड, दो स्ट्रैंड्स के बीच में जो नाइट्रोजन बेसिस है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट है कि बिटवीन द टू both the two strands are held together by hydrogen bonds which are formed between nitrogen bases of two strands. दोनों strands के नाइट्रोजन बेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और एज अ रिजल्ट हम देख सकते हैं प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन आ रहा है, पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि डायामीटर जो होता है किसका, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स का, वो कांस्टेंट होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, अब ये मैंने तो बता दी, लेकिन आप सोचोगे कि प्रूफ करके बताओ, आपने प्रूफ करके बताओ कि डायामीटर जो होता है वो क्या होता है, कि डायामीटर जो है वो कांस्टेंट होता है, या फिर आप ये बताओ कि जो डायामीटर है वो यूनिफॉर्म है, फिक्स है, कि भैया एक जैसा ही रहेगा, क्यों नहीं हो सकता अलग। तो प्रूफ करके बताते हैं कि आपको सीधी बात तो समझ में आएगी नहीं। हमें पता है कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता है, लेकिन सोचते हैं कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन नहीं होता, और ऐसा होता कि प्यूरिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता। क्या होता, प्यूरिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता इस तरह से, ये प्यूरिन और इसके सामने कि प्यूरिन के सामने क्या प्रेजेंट है, प्यूरिन प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हैं टोटल जो रिंग्स हैं वो कितनी प्रेजेंट है, 4 टोटल रिंग्स प्रेजेंट है। क्या है कि जब प्यूरिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होगा तो एक दूसरे के सामने यहाँ पे टोटल लेंथ में जो रिंग्स प्रेजेंट है वो कितनी है, कि टोटल डायमीटर में 4 रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट है। अब देखिए कि पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन होता, क्या होता, पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता। पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर टोटल 4 रिंग है, यहाँ पर टोटल कितनी है, 2 रिंग्स हैं। तो आप देख सकते हो एक जगह पर 4 रिंग प्रेजेंट होती, एक तरफ पर एक जगह पर 2 रिंग प्रेजेंट होती, तो कहीं पर डीएनए का डायमीटर ज्यादा होता, कि भाई प्यूरिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता तो डीएनए का डायमीटर कहीं पे ज्यादा होता, और जहां पर पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता तो दो रिंग्स का एरिया होता, तो 2 रिंग्स का एरिया होता, तो यहाँ पे डायमीटर कम होता। यानी कि कहीं पे डायमीटर ज्यादा, कहीं पे डायमीटर कम होता अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन और पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होता है। चलिए देखिए, यह है हमारा प्यूरिन, एक सेकेंड, हम बोल रहे हैं प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्यूरिन है और ये है पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन के सामने क्या प्रेजेंट होता है कि पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन या फिर प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होता है। तो देखिए पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन देखते हैं,
मैं क्या बोल रही हूँ कि जब प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट है तब भी क्या हो रही है, टोटल जो रिंग्स है वो कितनी प्रेजेंट है, टोटल 3 रिंग्स प्रेजेंट है। और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट है तब भी क्या है कि टोटल 3 रिंग्स प्रेजेंट है। तो टोटल जो डायामीटर है, टोटल डायामीटर जो है वो इन रिंग्स की वजह से ही है कि ऊपर भी 3 रिंग है, नीचे भी 3 रिंग है। तो प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट हो या फिर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट हो, टोटल रिंग्स कितनी होंगी, 3 होंगी। तो डायामीटर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो प्रूफ हो गया कि अगर हम सोच रहे थे कि प्यूरिन के सामने प्यूरिन क्यों नहीं हो सकता और पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन क्यों नहीं हो सकता, तो कि अगर ऐसा होगा तो कहीं पर 4 रिंग, कहीं पर 2 रिंग, कहीं पे 4 रिंग, कहीं पर 2 रिंग, कहीं पर डायामीटर ज्यादा, कहीं पर डायामीटर कम। लेकिन क्या हो रहा है कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन है या फिर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन है तो टोटल रिंग्स कितनी है, 3 है। तो जो डायामीटर है डीएनए स्ट्रैंड्स के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के बीच का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म होगा। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। तो डीएनए के स्ट्रैंड्स की दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का डायामीटर कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 2 नैनोमीटर होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस होते हैं उनके बीच का डायामीटर कितना होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर हम बोल सकते हैं इसको 0.34 नैनोमीटर। क्या बोला मैंने कि 2 नाइट्रोजन बेसिस के, 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच का ये डायामीटर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पर ही मैं ये लिख सकती हूँ डायरेक्टली, मतलब ये लिखना जरूरी थोड़ी कि 2 एडजस्टेंस, मैं बोल रही हूँ कि 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच का डायामीटर है 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर इसको मैं बोल रही हूँ 0.34 नैनोमीटर। तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर लिख सकती हूँ मैं, नहीं अभी नहीं, एक चीज और समझानी पहले। 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच का डायमीटर है 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर। अब एक चीज मैं और समझाती हूँ आपको, डीएनए के हेलिक्स या पिच की बात करते हैं पहले। ठीक है। पहले मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉन और 0.34 नैनोमीटर। कि 2 एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर। अब एक बेसिक सी बात है, आपको पता है कि 1 टर्न इज इक्वल टू क्या होता है, 1 टर्न इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री। एक टर्न में मैं अगर मेरी बात करूं तो मैं 1 टर्न कंप्लीट ले रही हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कितना 360 डिग्री टर्न किया मैंने। ठीक है। तो 1 टर्न इज इक्वल टू क्या होता है, 360 डिग्री। ये बात हम किसके बारे में, ये बात हम करते हैं डीएनए के रेफरेंस में। किसके रेफरेंस में करते हैं हम, डीएनए के रेफरेंस में, कि डीएनए का 1 टन कितना घूमता है 360 डिग्री। तो ये 1 टन जो है ये कितना घूमा डीएनए का, 360 डिग्री हो गया। ठीक है। इसका मतलब है कि डीएनए यहाँ से यहाँ तक जब चला, यहाँ से यहाँ तक घूमा तब कितना हुआ, 180 डिग्री घुमा है। और फिर ये यहाँ से यहाँ तक घुमा है तो यहाँ पर भी ये कितना घुमा है, 180 डिग्री घुमा। यानी कि टोटल डीएनए 1 टर्न में कितना टर्न हुआ है, 360 डिग्री टर्न हुआ है। और डीएनए के रेफरेंस में इसको क्या बोलते हैं कि डीएनए के रेफरेंस में 1 टर्न जो होता है, क्या होता है कि 1 टन जो होता है इसको डीएनए के रेफरेंस में क्या बोला जाता है कि इसको हम बोलते हैं डीएनए का पिच, हेलिक्स या फिर डीएनए लेंथ। ठीक है ना, हेलिक्स लेंथ। तो देखिए डीएनए में बना के दिखाती हूँ आपको डीएनए के रेफरेंस में। ठीक है। ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि डीएनए का क्या हुआ है कि डीएनए के टर्न की हमने बात की है। दोबारा मैं बनाती हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, ये ज़्यादा बड़ा हो गया है। ठीक है। तो डीएनए के रेफरेंस में हमने क्या बोला है कि 1 टर्न की अगर हम बात करें तो 1 टर्न यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट होगा। ठीक है। 1 टर्न कैसे कंप्लीट हुआ कि 1 टर्न तो डीएनए ने जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया तो डीएनए कितना घूम गया है, 180 डिग्री। और फिर यहाँ से यहाँ तक घूमा, तब घूमा वापस से 180 डिग्री। तो टोटल कितना हो गया कि डीएनए ने 1 टर्न कंप्लीट किया, यानी कि वो कितना घुमा है, पूरा 360 डिग्री घुमा है। और डीएनए के रेफरेंस में इस 1 टर्न को, यहाँ से यहाँ तक जो टर्न हुआ है, इस 1 टन को हम क्या बोलते हैं कि 1 टन या फिर पिच बोल दो आप, या फिर इसको बोल दो पिच बोल दो, या फिर आप इसको क्या बोल दो,
अरे पिच या हेलिक्स लेंथ बोल दो, क्या बोल दो कि पिच या हेलिक्स लेंथ बोल दो। क्या बोला मैंने कि एक टर्न में टोटल हम कितना घूमते हैं, 360 डिग्री घूमते हैं। डीएनए के रेफरेंस में जब डीएनए एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, उसका डीएनए एक टर्न कंप्लीट कर रहा है, यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक घुमा 180 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक घुमा है 180 डिग्री, तो टोटल डीएनए ने कितना टर्न लिया है, अपना पूरा 360 डिग्री का टर्न लिया है। और डीएनए के रेफरेंस में हम 1 टर्न को क्या बोलते हैं, 1 टर्न 1 पिच, या फिर इसको हम बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। और आपको पता है कि ये पूरा कंप्लीट एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक टर्न में टोटल डीएनए के कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला है मैंने कि डीएनए जो कंप्लीट एक टर्न लेता है, यानी कि वो 360 डिग्री घुमा, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 टर्न पिच है, या फिर डीएनए की हेलिक्स लेंथ। और जब डीएनए के एक टर्न में, यानी कि जब डीएनए 360 डिग्री घूम रहा है, तो डीएनए के एक टर्न में टोटल कितने 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि यहाँ पर क्या बोला है मैंने, देयर आर 10 बेस पेयर्स कितने प्रेजेंट है, कि एक टर्न में या एक हेलिक लेंथ में डीएनए के 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। अब मेरा मन नहीं है कि मैं 10 बेस पेयर्स लिखूं, तो मैं इसको क्या इस तरह से लिख सकती हूँ कि यहाँ पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब टोटल कितने 20 बेसिस प्रेजेंट है, कितने 20 टोटल नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट है। या फिर मेरा वो लिखने का मन नहीं है, तो आपको 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल याद आया कि जितने प्यूरिन होते हैं उतने पिरिमिडिन होते हैं। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर क्या है कि 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, या फिर 20 बेसिस प्रेजेंट है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 10 प्यूरिन और 10 पिरिमिडिन प्रेजेंट है। तो लिखने का अपना अपना एक तरीका हो सकता है, लिखने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि डीएनए के कंप्लीट एक टर्न में, जिसको हम डीएनए की हेलिक्स लेंथ पिच या फिर एक टर्न बोल रहे हैं, उसमें टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ देयर आर 10 बेस पेयर्स, या फिर मैं लिख सकती हूँ 20 बेसिस, या फिर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ 10 प्यूरिन, या फिर आप इसको लिख सकते हो 10 पिरिमिडिन। यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, डीएनए के टोटल 10 प्यूरिन प्लस 10 पिरिमिडिन। तो एक टर्न में क्या होता है कि 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेलिक्स लेंथ। डीएनए के एक टर्न को हम हेलिक लेंथ या फिर पिच लेंथ बोलते हैं। और डीएनए के एक कंप्लीट टर्न में कितने कि 20 बेसिस या फिर 10 बेस पेयर, या फिर हम बोल सकते हैं टोटल 10 प्यूरिन और 10 पिरिमिडिन, 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल, उसके अकॉर्डिंग 10 प्यूरिन और 10 पिरिमिडिन क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बोला था कि 2 एडजस्टेंस बेस पेयर्स जो होते हैं, 2 एडजस्टेंस बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजस्टेंस बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर। कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है, सॉरी 0.34 नैनोमीटर। 2 एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच का डिस्टेंस मैंने आपको बताया हुआ है। और मैंने अभी क्या बोला है आपको कि पूरे एक टन में टोटल कितने 20 बेस पेयर या फिर 10 बेस पेयर, सॉरी 20 बेसिस या फिर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। क्या बोला है मैंने कि 2 एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन। तो यहाँ पर टोटल एक जो डीएनए की हेलिक्स है, डीएनए की हेलिक लेंथ है या डीएनए का एक कंप्लीट टर्न है, उसमें कितने बेस पेयर प्रेजेंट है, यहाँ पर 10 बेस पेयर प्रेजेंट है। तो मैं ये बता सकती हूँ यहाँ पर कि टोटल यहाँ का से लेकर यहाँ तक ये जो 10 बेस पेयर है, इनके बीच की दूरी कितनी हुई। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि 2 एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच की दूरी तो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल क्या बोल सकती हूँ मैं कि एक टर्न में जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी हुई, कि उनके बीच की दूरी हो गई यहाँ पर टोटल 34 एंगस्ट्रॉन, या फिर इसको मैं बोल सकती हूँ 3.4 नैनोमीटर, ठीक है ना। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या बोला है कि टोटल जो होती है यहाँ पर किसके बीच में, 2 एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉन या फिर 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ पर एक कंप्लीट टर्न में, डीएनए के एक टर्न में कितने 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर एक टर्न के अगर मैं डायमीटर की बात करूं,
एक टर्न के नाइट्रोजन बेसिस के बीच की डिस्टेंस की मैं बात करूं तो वो कितनी होगी 34 एंगस्ट्रॉन, या फिर मैं बोल सकती हूँ 3.4 नैनोमीटर। क्या बोल सकती हूँ मैं? 3.4 नैनोमीटर। अब एक चीज देखिए, मैं बोल रही हूँ कि यहां से यहां तक डीएनए ने जो कंप्लीट एक टर्न किया है, यहां से यहां तक डीएनए जो कंप्लीट घूमा है वो कितना है कि 360 डिग्री घूमा है। तो क्या मैं ये बता सकती हूँ कि पर्टिकुलर एक स्टेप ऊपर जाने में, कि कंप्लीट तो 360 डिग्री घूम रहा है मेरा डीएनए, लेकिन पर्टिकुलर एक स्टेप ऊपर जाने के लिए डीएनए कितना घूमा है? तो डिवाइड बाय करो ना भाई 10 से। भाई पहले हमने देखा, क्या क्या देखा है कि टू एडजेसेंट बेस पेयर के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉन। हमने देखा कि कंप्लीट टर्न में कितने टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें ये जानना है कि इनके बीच की टोटल दूरी कितनी है। तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, पता चल गया 34 एंगस्ट्रॉन या फिर 3.4 नैनोमीटर आ गया। अब मैं बोल रही हूँ एक कंप्लीट टर्न जब डीएनए घूम रहा है यानी कि वो 360 डिग्री घूम रहा है, तो अगर मुझे ये पता करना हो कि पर्टिकुलर एक स्टेप में यहां से यहां तक जाने में डीएनए कितना घूमा है, तो मैं क्या करूंगी, टोटल बेस पेयर 10 है और 360 डिग्री वो टर्न कर रहा है, तो 360 डिवाइड बाय 10 हुआ ना कितना कि 36 डिग्री। यानी कि यहां से यहां तक इस बेस पेयर से इस बेस पेयर में तक जाने में डीएनए टोटल एक कितना घूम रहा है 360 डिग्री 360 डिग्री 360 डिग्री। तो इस तरह से वो 360 डिग्री घूमता चला जा रहा है और कंप्लीट एक टर्न में 360 डिग्री घूम रहा है जिसमें 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। तो यहां पर मैं क्लियरली क्या लिख सकती हूँ कि एट ईच स्टेप ऑफ एसेंट। एसेंट का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको पता है कि डीएनए में जो है, आपको पता है कि जो बैकबोन होती है वो फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है और बीच वाले जो स्टेप्स होते हैं वो नाइट्रोजन बेसिस के प्रेजेंट होते हैं। और ये नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। मान लो ये नाइट्रोजन बेसिस एक के ऊपर एक अरेंज ना हो, और एक देसी जुगाड़ में बताऊं, ये कोई लकड़ी है, किसकी लकड़ी की कोई सीढ़ी है। अब मुझे क्या करना है कि मैंने एक लकड़ी का स्टेप लगा दिया इसके अपर एंड पर और एक लकड़ी का स्टेप लगा दिया मैंने लोअर एंड पर। तो अगर लकड़ी का स्टेप्स मैं अपर एंड पर लगाऊंगी और लोअर एंड पर लगाऊंगी तो आपको पता है वो स्टेबिलिटी नहीं देगी, वो ऐसे घूमेगी, ऐसे ही लेगी, ऐसे ही लेगी, बार बार ही लेगी। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो स्टेप्स होते हैं डीएनए के अंदर जो स्टेप्स होते हैं जो नाइट्रोजन बेसिस से मिलकर बने हैं, ये क्या होते हैं कि एक के ऊपर एक, जैसे कॉइन एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं ना, एक के ऊपर एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसेंट, यानी कि एक के ऊपर एक अरेंज होना, तो इसको हम एसेंट बोलते हैं। यानी कि इस तरह से ये क्या होते हैं, एक के ऊपर एक जुड़े हुए रहते हैं, जिसकी वजह से डीएनए का ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, इसको स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है, अभी मैं डिस्कस करूंगी। तो ये जो ईच स्टेप ऑफ एसेंट, यानी कि एक स्टेप से ऊपर जाने में डीएनए कितना टर्न कर रहा है, स्ट्रैंड टर्न्स 360 डिग्री को डिवाइड कर दो भाई, टोटल 10 बेस पेयर है वहां पर, तो 360 डिग्री हमारा क्या हुआ है, आंसर आया है। तो मैंने यही बताया था आपको। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये जो स्टेप्स होते हैं ना नाइट्रोजन बेसिस से जो मिलकर बने, ये एक के ऊपर एक अरेंज है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया अभी कि अगर आप ये एक के ऊपर एक अरेंज नहीं रहेंगे तो डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड है, डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर जो मॉडल हम डिस्कस कर रहे हैं, जो दो स्ट्रैंड से मिलकर बना है, दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने हैं। ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को जोड़े हुए हैं, मतलब हेल्ड एंड टुगेदर, हेलिकली कॉइल्ड हैं, ये ऐसे रह ही नहीं पाएंगे, लूजली पैक्ड हो जाएंगे और आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये अलग ना हो इसके लिए क्या है कि ये जो स्टेप्स हैं ये एक के ऊपर एक कॉइन की फॉर्म में अरेंज हैं, और हम बोल रहे हैं कि एक कंप्लीट टर्न में डीएनए 360 डिग्री टर्न करता है। तो अगर मुझे पर्टिकुलर एक टर्न में पता करना हो कि डीएनए कितना घूमा है, तो यहाँ टोटल 10 बेस पेयर है, तो मैंने 360 डिग्री को 10 से डिवाइड किया तो 36 डिग्री, यानी कि ईच स्टेप में डीएनए कितना टर्न कर रहा है, 36 डिग्री डीएनए टर्न कर रहा है। ओके, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि ये जो डीएनए का डबल स्टैंडर्ड हेलिकल मॉडल है, डबल स्ट्रैंड्स हैं जो डीएनए के, इनको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? तो आपको पता है कि नंबर 1 तो क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं होंगे, अगर हम क्या करवा दें, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डीएनए का डीनेचुरेशन करवा दें, तो सबसे पहले क्या टूटते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं। और जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट जाते हैं तो ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए के जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनको आपस में जोड़ के रखने का काम हाइड्रोजन कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स कर रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, इसका डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा क्या होता है, दूसरा जो है वो है नाइट्रोजन बेसिस। क्या है नाइट्रोजन बेसिस? तो द प्लान ऑफ
द प्लेन ऑफ one base pair of nitrogen bases stacks over the other in double helix. क्या बोला मैंने कि हाइड्रोजन बॉन्ड और एक बेस के ऊपर दूसरा बेस नाइट्रोजन बेस का जो अरेंज है सिक्के की कॉइन की फॉर्म में एक के ऊपर एक अरेंज है, यानी कि स्टैक फॉर्म में अरेंज है। क्या होता है आपको पता है, कॉइन्स को मैं अगर एक के ऊपर एक कॉइन्स को रखूं, यानी कि एक कॉइन दूसरे कॉइन के ऊपर अरेंज है, वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर स्टॉक्स है। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टॉक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। जो ये दोनों की दोनों क्या करते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये, प्रोवाइड स्टेबिलिटी to helical structure of DNA। क्या क्या डिस्कस किया हमने कि सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि डीएनए जो होता है उसके दोनों के दोनों जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो दो क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर डीएनए के दो स्ट्रैंड्स बनते हैं जो दोनों के दोनों आपस में एंटी पैरेलल होते हैं, पहली चीज। फिर हमने डिस्कस किया कि डीएनए का जो स्ट्रैंड्स है उसका बैकबोन मिलकर बना होता है शुगर और फॉस्फेट से, और नाइट्रोजन बेस कहाँ होते हैं, इनसाइड प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, देन हमने क्या डिस्कस किया कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों होते हैं, क्योंकि अगर वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तो एक स्ट्रैंड का नाइट्रोजन सीक्वेंस जब हमें पता है तो हम दूसरे स्ट्रैंड का नाइट्रोजन सीक्वेंस पता नहीं लगा पाएंगे, और इस वजह से कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ है। हमारे मतलब के लिए डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, डीएनए अपने मतलब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है। दैट इज मीन कि डीएनए अगर कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता और नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन बेस का जो दूसरा स्ट्रैंड है उसका नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस हम नहीं पता लगा पाते, तो जब डीएनए को नया बनाना है अपने आप को, जब पेरेंट से डॉटर डीएनए बनेगा तो क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल ही नहीं रहेंगे, और जब आइडेंटिकल नहीं रहेंगे तो हम डीएनए को क्यों जेनेटिक मटेरियल बोलेंगे। व्हाई वी आर कॉलिंग डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज डीएनए इज अ कॉम्प्लीमेंट्री, कि कॉम्प्लीमेंट्री है, पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए आइडेंटिकल है, ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि डीएनए के जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स हैं, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं उसमें दो स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको आपस में जोड़ के रखने का काम करता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में प्रेजेंट है, यानी कि एडेनिन के सामने थाइमिन है और ग्वानिन के सामने ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है हमारा साइटोसिन। हम बोल सकते हैं कि प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन है, या फिर पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट है। और इसके रिजल्ट में कि जब प्यूरिन के सामने पिरिमिडिन प्रेजेंट होगा और पिरिमिडिन के सामने प्यूरिन प्रेजेंट होगा तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि डीएनए का जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स है उनका डायामीटर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। और डायामीटर कितना होता है दोनों स्ट्रैंड्स के बीच का, 2 नैनोमीटर, या फिर हम बोल सकते हैं 20 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, फिर हमने देखा कि अगर प्यूरिन के सामने प्यूरिन होता और पिरिमिडिन के सामने पिरिमिडिन होता तो क्या होता कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर से उसका डायमीटर कांस्टेंट नहीं रहता, कहीं पर डीएनए का डायमीटर बहुत ज्यादा होता, कहीं पर डीएनए का डायमीटर बहुत कम होता। देन हमने डिस्कस किया कि टू एडजस्टेंस नाइट्रोजन बेसिस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, कि टोटल वो होता है हमारा 0.34 नैनोमीटर, यानी कि 3.4 एंगस्ट्रॉन। फिर हमने बोला कि डीएनए जब एक कंप्लीट टर्न लेता है, यानी कि एक कंप्लीट टर्न जनरली अगर हम बात करते हैं तो 360 डिग्री को टर्न हुआ है, तो एक 360 डिग्री टर्न जब डीएनए करता है तो डीएनए की लैंग्वेज में हम उसको क्या बोल रहे हैं कि उसने अपनी एक कंप्लीट पिच की है, एक पिच को कंप्लीट किया है, या फिर हम बोल सकते हैं डीएनए की हेलिक्स लेंथ को उसने कंप्लीट किया है। और उसमें कितने टोटल 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि टोटल 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इन एक कंप्लीट टर्न में जो नाइट्रोजन बेसिस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो हमने क्या किया 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉन जो हमारा था उसको क्या कर दिया हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमारा डाटा निकला वहां पे। देन हमने बोला कि 360 डिग्री पूरा एक टर्न कर रहा है तो पर्टिकुलर एक टर्न में कितना घूमा, तो 360 डिवाइड बाय 10 36 डिग्री एक पर्टिकुलर टर्न में क्या हो रहा है, डीएनए घूम रहा है। ठीक है, जब एक से ऊपर डीएनए जब
एक नाइट्रोजन बेस से ऊपर की तरफ टर्न करता जा रहा है, तो वो पर्टिकुलर हर एक स्टेप में, हर एक टर्न में 36 डिग्री वो टर्न कर रहा है। फिर हमने कि ठीक है डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपने समझा दिया, बट इसको स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है ये आप कैसे बताओगे? तो हमने ये पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन बेस स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए का जब डीनेचुरेशन करवाएंगे तो सबसे पहले ये हाइड्रोजन बेसिस ही टूटेंगे, और ये हाइड्रोजन बेस टूट जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। दूसरा, अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी लकड़ी की सीडी है, लकड़ी का उसका बैकबोन बना हुआ है, उसके अपर एंड पर मैंने एक स्टेप लगा दिया लकड़ी का, और उसके लोअर एंड पे मैंने स्टेप्स लगा दिया, लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर बीच में कोई भी स्टेप नहीं लगाया, तो लकड़ी की सीडी क्या हो जाएगी, हिलेगी, आप उसमें चढ़ ही नहीं पाओगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कंटिन्यू फ्लो में लकड़ी के स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। वैसे ही डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस के स्टेप्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट वो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए। तो ये किस तरह से अरेंज होते हैं कि एक के ऊपर एक कोइन को जब हम एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो जो स्टॉक्स होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं कि नाइट्रोजन बेसिस भी एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, और ये क्या करते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया। अब हम बात करते हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा ना, उसमें क्या होते हैं, ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये डीएनए का स्ट्रक्चर हमने देखा था, ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मेजर डिप्रेशन है। क्या है, यहां पर एक मेजर डिप्रेशन है, ये वाला, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये एक मेजर डिप्रेशन है। ये क्या है, ये एक मेजर डिप्रेशन है। डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, इसमें क्या है, एक मेजर डिप्रेशन है, यानी कि एक मेजर ग्रूव प्रेजेंट है। और इस मेजर डिप्रेशन के सामने देखिए यहाँ पे, यहां से लेकर यहां तक एक माइनर ग्रूव प्रेजेंट है। फिर आप देख सकते हैं कि यहां पे क्या है, कि यहां से लेकर यहां तक की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, माइनर ग्रूव है। और इस माइनर ग्रूव के सामने दिस इज अ मेजर ग्रूव। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि मेजर ग्रूव के सामने माइनर ग्रूव प्रेजेंट होते हैं, और माइनर ग्रूव के सामने मेजर ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। यानी कि माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव क्या है, ऑल्टरनेट है, एक दूसरे के सामने है। अब आपको लग रहा होगा कि ये क्यों प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इन्हीं ग्रूव्स में क्या होगा कि जो हिस्टोन प्रोटीन होगा, या फिर तरह तरह के प्रोटीन और तरह तरह के एंजाइम्स जो डीएनए के ऊपर क्या होते हैं, आकर चिपकते हैं, आकर इनसे जुड़ते हैं, वो इन्हीं ग्रूव पर आकर डीएनए से जुड़ेंगे। तो क्या होता है कि डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में माइनर ग्रूव और मेजर ग्रूव प्रेजेंट होते हैं। माइनर ग्रूव के सामने मेजर ग्रूव, या फिर मैं बोलूं मेजर ग्रूव के सामने माइनर ग्रूव है, यानी कि मेजर और माइनर ग्रूव क्या होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं। हर एक मेजर ग्रूव के सामने माइनर ग्रूव प्रेजेंट होगा, और माइनर ग्रूव के सामने मेजर ग्रूव प्रेजेंट होगा। ये ग्रूव डीएनए में इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि इन्हीं ग्रूव्स पर आके हिस्टोन प्रोटीन, एंजाइम्स या फिर बाकी की जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीएनए से क्या होती है, कनेक्ट होती है। तो मैं बात करूं कि डीएनए किससे जुड़ता है, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ता है। क्या जुड़ता है, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ता है। और ये दोनों किसकी मदद से जुड़ते हैं, कि ये दोनों जुड़ते हैं आपस में मैग्नीशियम आयन की हेल्प से। कि डीएनए से क्या जुड़ता है, डीएनए पर हिस्टोन प्रोटीन आकर जुड़ेगा, किसकी हेल्प से, मैग्नीशियम आयन की हेल्प से जुड़ेगा। तो हमें पता है कि डीएनए को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन क्या है, प्रोटीन। तो मैं इसको एक नाम देख सकती हूँ कि इसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, तो ये ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में, डीएनए पर हिस्टोन या फिर अदर एंजाइम्स और हिस्टोन प्रोटीन्स को जुड़ने के लिए। और डीएनए जब हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ेगा तो डीएनए को हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और हिस्टोन प्रोटीन है तो इसको मिक्स करके हम बोल सकते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। प्रोवाइड कर दी स्टेबिलिटी। अब एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल में क्या पूछ सकता है वो, कि वो डीएनए की लेंथ दे सकता है आपको, और टोटल बेस पेयर कितने प्रेजेंट है उस लेंथ में, वो आपसे पूछा जा सकता है। या फिर टोटल बेस पेयर आपको दिए जाएंगे और डीएनए की आप लेंथ उनको बताओ, ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन क्या है, पहले फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, कि अगर लेंथ ऑफ डीएनए पूछा जाए, लेंथ ऑफ डीएनए अगर डिस्कस किया जाएगा तो फॉर्मूला इसका होता है, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू
टोटल बेस पेयर इंटू 0.34 नैनोमीटर। अभी हमने यही किया था ना कि हमें पता है टू एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 0.34 नैनोमीटर। फिर हमने देखा कि एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया कि 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 0.34 नैनोमीटर को से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो टोटल लेंथ अगर डीएनए की पूछी जाए तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल बेस पेयर इनटू 0.34 नैनोमीटर। लेकिन अगर डीएनए का लेंथ दे दिया जाए और टोटल बेस पेयर पूछा जाए तो टोटल बेस पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल बेस पेयर्स इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए, वहीं पर है तो लेंथ ऑफ डीएनए यहां पर है और इसको 0.34 नैनोमीटर को यहां पर लेके हुआ, तो ये फॉर्मूला होगा आपका। तो इस फॉर्मूले से आप डीएनए का लेंथ भी पता लगा सकते हैं और साथ में टोटल बेस पेयर, एक कंप्लीट लेंथ दिया है तो उसमें टोटल बेस पेयर डीएनए में कितने प्रेजेंट है ये भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ डीएनए in a diploid cell of human। डीएनए की लेंथ बतानी है आपको एक डिप्लॉइड सेल किसके अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो होती है उसमें डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होगी ये आपको बतानी है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि डीएनए की लेंथ पूछी गई है लेकिन हमें बेस पेयर्स तो दिए ही नहीं गए, तो ये जो है इकोलाई का बेस पेयर हो गया, ह्यूमन बीइंग्स की डिप्लॉइड और हैप्लॉइड सेल का बेस पेयर है, लैम्डा फेज का बेस पेयर है और 174 का जो बेस पेयर है, ये आपको ऑलमोस्ट पहले वाले लेक्चर में यानी कि फर्स्ट लेक्चर में आई थिंक बताया हुआ है कि टोटल बेस पेयर्स आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि ये डाटा एनसीईआरटी में प्रेजेंट है आपके। तो बेस पेयर वहां से आपको याद रखना है, वो रिमेंबर करना ही है, वो हर बार नहीं दिया जाएगा आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल्स, तो आपको याद करना है। न्यूमेरिकल नहीं भी आएगा तब भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां से। तो टोटल बेस पेयर हमें पता होंगे किसके अंदर, डीएनए की सेल के अंदर एक डिप्लॉइड सेल जो होती है ह्यूमन बीइंग्स की, उसमें टोटल बेस पेयर्स कितने होते हैं। तो यहाँ पर डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में देखिए, डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन में टोटल बेस पेयर कितने होते हैं इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर्स। ये क्या होते हैं, एक डिप्लॉइड ह्यूमन बीइंग्स की जो सेल होती है उसके टोटल बेस पेयर होते हैं। तो हमें क्या पता लगाना है, लेंथ पता करनी है। क्या पता करनी है, लेंथ पता करनी है। तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हुआ, फॉर्मूला में पुट कर दो वैल्यू, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर 6.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.34 नैनोमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, सॉल्व करो, नैनोमीटर को पहले मीटर में चेंज कर लो। 6.6 इंटू 10⁹ इंटू 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, देखिए 10⁹ प्लस से माइनस कट हुआ एंड देन यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर आएगा समथिंग 2.24 मीटर, जिसको एनसीईआरटी लिखती है सिर्फ 2.2, यानी कि 4 नहीं लगाती, 2.2 मीटर। यानी कि एक डिप्लॉइड सेल किसका, ह्यूमन बीइंग्स का एक डिप्लॉइड जो सेल होता है उसमें डीएनए का लेंथ कितना होता है, 2.2 मीटर होता है। और अगर यहाँ पर डिप्लॉइड सेल की जगह हैप्लॉइड डीएनए के लेंथ के बारे में पूछ लिया जाता तो हैप्लॉइड कितना होता है, हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन में डीएनए का लेंथ पूछा जाएगा तो क्या होगा, इसका हाफ कर दो 1.1 या फिर आप लिख सकते हो 2 मीटर। ठीक है, तो ये वाला एक डाटा आपको याद रखना है। डाटा तो क्या याद रखना है, मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आपको आना चाहिए, तो सब कुछ इजी ही है। तो कितना होता है कि डीएनए की एक डिप्लॉइड जो सेल होती है, सॉरी ह्यूमन की जो एक डिप्लॉइड सेल होती है उसमें डीएनए की लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर। एक ये हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। अगर हैप्लॉइड सेल के लिए पूछा जाएगा तो उसकी लेंथ कितनी होगी, 1.1 मीटर। एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी हमने लेंथ वाला देखा, एक टोटल बेस पेयर वाला देख लेते हैं। अगर लेंथ दी हुई हो तो बेस पेयर कैसे पता लगाओगे। तो क्वेश्चन है, if length of DNA in E. coli
is 1.36 mm, then give the number of base pairs. क्या दिया हुआ है कि डीएनए की लेंथ दी हुई है और इकोलाई बैक्टीरिया में क्या पूछा गया है कि बताइए टोटल बेस पेयर कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर जो डीएनए की लेंथ दी हुई है, प्रॉपरली आपको अपना एक्स्ट्रा माइंड यूज नहीं करना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। जितना आपको दिया गया है पहले उसकी वैल्यू आपको प्रॉपर फॉर्मूले में पुट करनी है। मान लो अगर इस तरह से क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में नहीं पूछा जाए, लेंथ दी हुई है और बेस पेयर पूछा जा रहा है, तो प्रॉपरली फॉर्मूले में पुट करके वैल्यू पता करनी है। बट अगर वो डायरेक्टली पूछ लिया जाए कि एक इकोलाई बैक्टीरिया उसमें टोटल बेस पेयर कितने प्रेजेंट होते हैं, तो उसका डाटा आपको बताया हुआ कितना होता है, 4.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 बेस पेयर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 4.7 सॉरी। तो ये आपको बताया हुआ है, तो वहां पे वैल्यू वो वाली याद रखनी है जो पहले से थ्योरेटिकल बताई हुई है। लेकिन यहाँ पे ये न्यूमेरिकल पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे कि डायग्राम सॉरी फॉर्मूला पुट करना है। टोटल बेस पेयर इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ डीएनए अपॉन 0.34 नैनोमीटर। यही होता है फॉर्मूला कि बेस पेयर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बेस पेयर सॉरी लेंथ दी हुई है और बेस पेयर पता करना है। तो फॉर्मूला हमने लगाया है और इसमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू पुट करनी है। लेंथ ऑफ डीएनए कितनी दी हुई है, 1.36 mm अपॉन 0.34 नैनोमीटर। देखिए एक वैल्यू नैनोमीटर में, एक वैल्यू मिलीमीटर में, तो सबसे पहले दोनों को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो 1.36 इंटू 10 रेज़ की पावर 3 मीटर अपॉन 0.34 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 मीटर। ठीक है, 10 की पावर -3 से 10 की पावर -9 को कट करो, 10 की पावर -6 और आपस में इनको सॉल्व कर लो। 10 की पावर 6 -6 ऊपर गया प्लस हो गया और ये आ गया ऑलमोस्ट 4 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये बेस पेयर यहाँ पर आया है जब आपने वैल्यू पुट की है फॉर्मूले में, तब जाके। अगर डायरेक्टली वो पूछ ले एक इकोलाई बैक्टीरिया में कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो थ्योरेटिकल वैल्यू आपको क्या करनी है, याद रखनी है, जो क्या होती है 4.7 इंटू 10 रेज़ की पावर 6 बेस पेयर्स। अब हमने अभी क्या देखा है, डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखा है, पूरा वो कंप्लीट हो चुका है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। अब अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि डीएनए जो है ट्विस्टिंग के बिहाफ पर, कि डीएनए किस तरह से कॉइल्ड हो रहा है, राइट हैंडेड डीएनए है या फिर लेफ्ट हैंडेड डीएनए। दो तरह के डीएनए होते हैं, राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ये किस बेसिस पर होते हैं कि डीएनए की जो ट्विस्टिंग है, जो कर्लिंग है या फिर कॉइलिंग है, वो किस तरफ है, यानी कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है। इस बिहाफ पर डीएनए भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। तो ऑन द बेसिस of direction of twisting, या coiling, DNA are two types. कौन कौन सा होता है, एक होता है, एक राइट हैंडेड डीएनए and other one is left-handed DNA. किस डायरेक्शन में डीएनए की ट्विस्टिंग हुई है या कॉइलिंग हुई है, इस बेसिस पर डीएनए दो तरीके हैं के हैं, राइट हैंडेड डीएनए एंड लेफ्ट हैंडेड डीएनए। हम बात करते हैं सबसे पहले राइट हैंडेड डीएनए की। तो राइट हैंडेड डीएनए का क्या होगा कि इसकी ट्विस्टिंग होगी हमारी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग या फिर कॉइलिंग। लेफ्ट हैंडेड डीएनए देखिए, ये क्या होगा कि ये क्लॉकवाइज है राइट हैंडेड डीएनए, तो लेफ्ट हैंडेड डीएनए क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग होगी इसकी। तो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग या कर्लिंग, कॉइलिंग।
ठीक है। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डीएनए किस तरफ टर्न करा, इस बेसिस पर डीएनए दो तरीके का होता है। अगर क्लॉकवाइज टर्न करेगा क्लॉक की डायरेक्शन में तो डीएनए इज कॉल्ड राइट हैंडेड डीएनए, एंड इफ डीएनए इज ट्विस्टिंग अपोजिट द क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है तो डीएनए को हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंडेड डीएनए। ठीक है, तो लेफ्ट राइट हैंडेड डीएनए क्या होता है, इसको देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इस तरह से कोई डीएनए, क्या है डीएनए, डीएनए डबल हेलिकल होता है भाई, दो स्ट्रैंड्स होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दो स्ट्रैंड्स बना दो। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज यानी कि राइट हैंडेड डीएनए। अब हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डीएनए की। तो देखिए इधर देखिए क्लॉकवाइज डीएनए इसको क्यों बोला है, किस हम कैसे मान लें कि ये राइट हैंडेड ट्विस्टिंग कर रहा है। इधर देखिए, देखिए यहां से डीएनए ट्विस्ट करना शुरू हुआ, यहां पे जैसे ही टर्न आया, जहां से डीएनए को टर्न करना है, आप देख सकते हो ये कहां पे घूम रहा है, इधर क्लॉकवाइज, ये इस तरह से घूम रहा है। ये देखिए जैसे ही यहां से टर्न करना है डीएनए को, ये ऐसे घूमा, यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है। किसकी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज क्या है, ट्विस्टिंग है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं राइट हैंडेड डीएनए। और इसके एग्जांपल की बात करूं तो इसमें एग्जांपल है हमारे ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए और डी डीएनए। अगर राइट हैंडेड मोस्ट कॉमन डीएनए की मैं बात करूं तो बी डीएनए क्या है, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन डीएनए है इन अ सेल, मोस्ट कॉमन डीएनए इन सेल कौन सा होता है, बी डीएनए होता है। और ये सारे के सारे डीएनए, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए आपस में क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमन डीएनए राइट हैंडेड डीएनए का है बी डीएनए। बात करते हैं लेफ्ट हैंडेड डीएनए में कि ये एंटी क्लॉकवाइज जो ट्विस्ट करेगा, तो ये देखिए इसको, ये यहां से यहां पे ट्विस्ट हुई, ट्विस्ट कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्विस्ट कर रहा है। तो यहां से देखो ये कैसे घूम रहा है, इधर क्लॉक की डायरेक्शन ये है और ये घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि उल्टी डायरेक्शन में। तो इसका क्या हो रही है ट्विस्टिंग, किसकी हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग। देखिए यहाँ से जैसे टर्न कर रहा है, मैं देख रही हूँ कि एंटी क्लॉक, यहां से जब टर्न किया तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग कर रहा है। और लेफ्ट हैंडेड डीएनए इसी को बोला जाता है और इसका एग्जांपल है जेड डीएनए। क्या है, जेड डीएनए। अब आपको ये लग रहा होगा कि जब एबीसीडी दे ही रहे थे तो इसका नाम ईएफजीएच कुछ रख देते, इसको जेड डीएनए देने की क्या जरूरत थी। तो इस जेड डीएनए को यानी कि लेफ्ट हैंडेड डीएनए को, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज ट्विस्ट कर रहा है, और इसको जेड डीएनए हमने इसलिए नाम दिया है कि आपको पता है कि डीएनए का जो बैकबोन होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर इसका जो बैकबोन होता है वो उसका सीक्वेंस ऐसा होता है, बिल्कुल जिग-जैग सीक्वेंस होता है। क्या होता है, जिग-जैग सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है ये जेड डीएनए, इसलिए इसका नाम रखा गया है जेड डीएनए। तो इसका रीजन भी मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि क्यों रखा गया है जेड डीएनए। नेम इज ड्यू टू zigzag arrangement of sugar and phosphate। बैकबोन, शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई बैकबोन का अरेंजमेंट कैसा होता है, जिगजैग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जेड डीएनए। क्या बोलते हैं, जेड डीएनए बोलते हैं। तो पहले तो क्या होता था कि मैं आपको बताऊं 2021 या 2022 के अराउंड की बात है कि ये जो भी थे ए बी सी डी और जेड डीएनए, इनके आपस में क्या कर लिया जाता था कि इनका कंपैरिजन करवाया जाता था और इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चों ने अपने रेज कर दिए हैं कि हमसे ना हो पाएगा, आप हमसे कंपैरिजन मत करवाओ। तो नीट ने आप लोगों को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया है, एनटीए वालों ने, कि ठीक है तुम भी क्या याद करोगे, छोड़ दो ये क्वेश्चन।
तुम मत करो ये यार, तुम तो सिर्फ बी डीएनए याद कर लो। और अब तक हमने जितने भी चीजें डिस्कशन की है, डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर पढ़ा है हमने, डीएनए के बारे में जितना भी पढ़ा है, वो हमने किसके बारे में पढ़ा है? बी डीएनए के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? बी डीएनए के बारे में पढ़ा है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन डीएनए है हमारी सेल के अंदर। लेकिन फिर भी क्या हुआ है कि जेड डीएनए के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दी हुई है, एनटीए नहीं पूछेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो कंपैरिजन करवा सकता है। कौन सा? कि ये तो, क्योंकि बी डीएनए क्या है? मोस्ट कॉमन डीएनए है, और जेड डीएनए मोस्ट रेयर डीएनए। तो मोस्ट कॉमन डीएनए और मोस्ट रेयर डीएनए के बीच में कंपैरिजन पूछा जा सकता है। तो हमें क्या करनी है? हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो पे ऐसे नहीं करनी कि नॉर्मल कर ली बात खत्म हो गई, नहीं, हमें प्रिपरेशन ऐसी करनी है कि क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जाए हमें आंसर आना चाहिए। तो बी डीएनए और जेड डीएनए, यानी कि पहले तो इन सभी का कंपैरिजन होता था, हम करंटली कंपैरिजन करेंगे सिर्फ मोस्ट कॉमन डीएनए और मोस्ट रेयर डीएनए के बारे में, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि हम बी डीएनए और जेड डीएनए का क्या कर लेते हैं? कंपैरिजन। अब किस बिहाफ पर होगा आपको पता है? या तो क्वेश्चन हो सकता है कि एक कंप्लीट हेलिकल लेंथ कितनी होती है बी डीएनए की और जेड डीएनए की, वो हमने देख ली। उसके अलावा एक टर्न में टोटल कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, टू एडजस्टेंस बेस पेयर के बीच में कितना सीक्वेंस यानी कि डिस्टेंस है, या फिर डायमीटर कितना है टू स्ट्रैंड्स के बीच में, क्योंकि आपको पता है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स किससे मिलकर बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने होते हैं। और डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों का क्या कर लेते हैं हम? कंपैरिजन कर लेते हैं, बी डीएनए और जेड डीएनए। तो बी डीएनए के बारे में तो मुझे पता है, आपने सब कुछ पढ़ ही लिया होगा मेरे पढ़ाने के बाद में। तो किस बिहाफ पर कर सकते हैं? एक पूछ सकते हैं हम इसमें पिच या हेलिक्स लेंथ। एक हम नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर टर्न, एक टर्न में कितने टोटल बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, एक डिस्टेंस बिटवीन टू एडजसेंट इस बिहाफ पर, बेस पेयर्स के बिहाफ पर, और एक होता है हमारा डायमीटर के बिहाफ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में? बी डीएनए के बारे में। तो बी डीएनए में क्या होता है कि हेलिक्स लेंथ या पिच लेंथ की जो टोटल लेंथ होती है वो कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। क्या होती है? 34 एंगस्ट्रॉन। नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न कितना है हमारा? 10 बेस पेयर्स। क्या है? बेस पेयर्स हैं। और अगर मैं बात करूं डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंस बेस पेयर की, तो ये कितना होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 0.34 नैनोमीटर होता है। और डायमीटर कितना होता है डीएनए का? 20 एंगस्ट्रॉन या फिर 2 नैनोमीटर। ये तो बी डीएनए की बात हो गई। अब जेड डीएनए में क्या होता है? क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो ये याद होगा। जेड डीएनए में क्या होता है? पिच या हेलिक्स लेंथ की जो लंबाई होती है वो होती है 45.6 एंगस्ट्रॉन। क्या होती है? 45.6 एंगस्ट्रॉन। और एक कंप्लीट टर्न में यहाँ पे 10 बेस पेयर्स है, और जेड डीएनए में होते हैं टोटल 12 बेस पेयर प्रेजेंट। कितने होते हैं? टोटल 12 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन टू एडजस्टेंस बेस पेयर का बी डीएनए में है 3.4 एंगस्ट्रॉन, या फिर हम इसको क्या बोल सकते थे? 0.34 नैनोमीटर। यहाँ पे कितना होता है ये कि ये होता है 3.75 एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? 3.75 एंगस्ट्रॉन होता है। और डायमीटर की बात करें तो बी डीएनए में दो जो स्ट्रैंड्स थे, डबल स्ट्रैंड्स जो डीएनए था, जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बने हैं, उनके बीच का डायमीटर था 2 नैनोमीटर या फिर 20 एंगस्ट्रॉन। जेड डीएनए में इसका डायमीटर होता है 18.4 एंगस्ट्रॉन। क्या होता है? 18.4 एंगस्ट्रॉन होता है। तो ये आपको याद करना है। आई होप आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। ये नहीं सोचना है कि ये तो सिलेबस में नहीं है, आपने क्यों करवाया है, क्योंकि अगर पूछ लिया गया तो आपका सिलेबस वहीं रखा रह जाएगा। और ये चीज क्योंकि बहुत मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयर तो पूछ ही सकता है, इतनी सारी रिलैक्सेशन दी है, हर चीज में आपको रिलैक्सेशन देने के लिए थोड़ी ना बैठा है एनटीए कि ठीक है तुम भी क्या याद करोगे, ऐसा नहीं होता है। ये चीजें याद करनी ही पड़ेगी आपको। चलिए, अब एक डीएनए है कि हमने डीएनए के सीक्वेंस के बिहाफ पर, यानी कि सॉरी डीएनए की ट्विस्टिंग के बिहाफ पर तो देख लिया कि डीएनए दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? एक राइट हैंडेड डीएनए और लेफ्ट हैंडेड डीएनए। एक और
टर्म है आपके एनसीईआरटी में जहां पे दिया हुआ है पैलिंड्रोमिक डीएनए। क्या होता है? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस के बारे में। पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीन ऑफ पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक शब्द सुना होगा आपने इससे पहले। कुछ ऐसे शब्द जिनको आगे से पीछे की तरफ पढ़े या फिर पीछे से आगे की तरफ पढ़े, क्या होता है वो सिमिलर से नजर आते हैं। क्या होते हैं? सिमिलर नजर आते हैं। जैसे कि कुछ टर्म्स हैं, हमारा हो गया जैसे मैडम, इसको आप आगे से पीछे पढ़ो, इधर से इधर पढ़ो या फिर पीछे से आगे की तरफ पढ़ो, क्या है ये सिमिलर ही दिखाई देगा आपको। एक और टर्म है इसी तरह से मलयालम। क्या है? मलयालम। या फिर मैं बात करूं नमन हो गया, तो नमन को भी आप आगे से पीछे पढ़ें या फिर पीछे से आगे की तरफ पढ़ें, ये शब्द क्या होंगे? सिमिलर ही नजर आएंगे। एक और टर्म मैं बताऊं आपको, कनक। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आगे से पीछे की तरफ पढ़ने के बाद या फिर पीछे से आगे की तरफ पढ़ने के बाद में क्या होते हैं, ये सिमिलर नजर आते हैं और इस तरह के वर्ड्स को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस में क्या होगा कि डीएनए का ऐसा सीक्वेंस जिसको हम आगे से पीछे की तरफ पढ़े या फिर पीछे से आगे की तरफ पढ़े, किसी भी डायरेक्शन में पढ़े, उसका डीएनए का जो सीक्वेंस होगा नाइट्रोजन बेसिस का, भाई सीक्वेंस किसका देखोगे डीएनए के अंदर? नाइट्रोजन बेसिस का ही सीक्वेंस होता है। तो डीएनए की जो नाइट्रोजन बेसिस का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? सिमिलर नजर आएगा। तो इस टाइप के डीएनए को हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं इसके बारे में, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज सेम from both the ends is called palindromic DNA sequence। एग्जाम्पल की बात करें, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप मानोगे नहीं। तो ये कोई 5 प्राइम टू 3 प्राइम डीएनए का एक थ्रेड है। अब इसके डीएनए का जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स का, वो देखिए कैसा होता है, GAATTC। ठीक है, तो दूसरे का आपको पता है कि डीएनए सीक्वेंस क्या होता है। डीएनए की जो दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक डीएनए का सीक्वेंस, एक स्ट्रैंड्स के डीएनए सीक्वेंस का हमें पता है तो दूसरे स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन सीक्वेंस को हम पता लगा सकते हैं। तो जी के सामने क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन, ए के सामने थाइमिन, यहाँ पे थाइमिन, ये ए और जी, ग्वानिन। ठीक है, तो देखिए ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डीएनए सीक्वेंस क्या है इसका? नाइट्रोजन बेसिस का GAATTC। अब मुझे क्या पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है वापस से किसके अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे मुझे पढ़ना है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डीएनए सीक्वेंस सिमिलर है, तो अब 5 प्राइम टू 3 प्राइम में डीएनए का सीक्वेंस GAATTC है। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम में क्या है? CTTAGGC, या फिर मैं पढ़ूं यहाँ पर GAATTC। तो यानी कि इधर से इधर पढ़ूं या फिर इधर से इधर पढ़ूं, डीएनए का सीक्वेंस क्या होगा? सिमिलर होगा। क्या होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ूं मैं, यहाँ पर GAATTC है, तो इधर से इधर पढ़ने पर दूसरे एंड्स को मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ रही हूँ, तो यहाँ पर भी GAATTC है इसका सीक्वेंस। तो इस तरह के डीएनए को हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए, जहां पर डीएनए का सीक्वेंस दोनों के दोनों एंड से पढ़ने पर, कि देखिए यहाँ से यहाँ तक और इस एंड से पढ़ रही हूँ, तो दोनों के दोनों एंड से पढ़ने पर क्या होगा? सिमिलर होगा। तो दिस डीएनए इज कॉल्ड पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। क्या बोलेंगे इसको? पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। क्वेश्चन क्या है? इन अ 68 नैनोमीटर long double stranded DNA, in a 68 nanometer long double stranded DNA, adenine is equal to 25%। क्या है? एडेनिन का परसेंटेज है टोटल 25%। देन गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जिसमें क्या है कि उसका लंबाई दिया हुआ है, उसका लेंथ दिया हुआ है, और टोटल एडेनिन जो नाइट्रोजन बेसिस है उसका 25% क्या है? प्रेजेंट है। तो आप ये बताओ कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स वहां पर कितने प्रेजेंट होंगे। ये क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ मिक्स हैं। सबसे पहले तो कुछ और मत देखो, क्या देखो कि डीएनए की क्या दी हुई है?
कि एक डीएनए लॉन्ग है, उसका लंबाई दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से बेस पेयर पता लगा सकते हो। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लेंथ दिया हुआ है तो बेस पेयर पता कर लो, और बेस पेयर दिए हुए हैं तो हम लेंथ पता लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भले ही उसने बेस पेयर का नंबर नहीं पूछा है, लेकिन उसने पूछा है कि द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स कहाँ प्रेजेंट होंगे भाई, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में, एडेनिन थाइमिन और ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ही तो नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो उसके लिए हमें टोटल क्या पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने, वो हमें पता होंगे, तभी तो हम हाइड्रोजन का बेसिस पता चलाएंगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स का नंबर कितना है। तो टोटल बेस पेयर फॉर्मूला क्या था कि क्या दी हुई हो, लंबाई दी हुई, लेंथ दी हुई है, तो टोटल बेस पेयर पता लगाने के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल बेस पेयर इज इक्वल टू लेंथ अपॉन 0.34 नैनोमीटर, यही लगाएंगे। तो लेंथ दी हुई है 68 नैनोमीटर, क्या दिया हुआ है 68 नैनोमीटर अपॉन 0.34 नैनोमीटर। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है दोनों नैनोमीटर में है, तो नैनोमीटर से तो नैनोमीटर कट करो। आगे क्या होगा कि इसको डिवाइड करके जब आप देखेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर टोटल 200 बेसिस, क्या आएगा 200 बेस पेयर्स आंसर आएगा, 200 बेस पेयर्स। टोटल कितने बेस पेयर है यहाँ पर 200 बेस पेयर है। अब यहाँ पे पहले से क्या दिया हुआ है, एडेनिन का अमाउंट दिया हुआ है कि एडेनिन 25% है, तो बेस पेयर को क्या करो, पहले बेस में चेंज करो। तो 200 बेस पेयर्स का मतलब क्या है कि टोटल 400 बेसिस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है कि 400 बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट है। अब 400 बेसिस में से 25% हमारा एडेनिन है, तो एडेनिन को पहले जो इसका परसेंटेज है वो टोटल निकालो। तो देखिए 400 बेसिस इज इक्वल टू 25%, एडेनिन है इसमें 400 बेसिस में टोटल कितना 25%, तो हमारा एडेनिन दिया हुआ है। तो एडेनिन इज इक्वल टू कितना होगा 25/100 इंटू 400। तो एडेनिन का नंबर कितना हो गया यहाँ पर टोटल 100। कितना हो गया कि एडेनिन का अमाउंट कितना है 100। और 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल पता है आपको, A इज इक्वल टू टी क्या होता है कि A इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 1 एंड G इज इक्वल टू C इज इक्वल टू 1। तो वहां पे हमने क्या बोला था कि A प्लस क्या बोलते थे हम, A प्लस G या फिर A प्लस T, क्या बोलते थे A प्लस जी अपॉन टी प्लस सी इज इक्वल टू 1 होता था वहां पे। 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल पता है, वो हालांकि यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन एडेनिन का नंबर 100 है तो थाइमिन का नंबर भी क्या होगा 100 होगा। क्या होगा कि 100 एडेनिन है तो 100 ही क्या है यहाँ पर थाइमिन है, ठीक है। और 100 क्या होंगे भाई, 400 में से टोटल बेसिस कितने हैं 400 में से 100 तो एडेनिन है, तो 100 ही क्या हो गए थाइमिन हो गए। तो बचे हुए क्या है कि भाई ग्वानिन और साइटोसिन है, तो 100 क्या है यहाँ पर ग्वानिन है, तो 100 क्या हो जाएंगे हमारे साइटोसिन हो जाएंगे, ठीक है। आपको पता है हो गए। अब एडेनिन और थाइमिन के बीच में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में टोटल कितने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीप्लाई करो 100 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना 200। हाइड्रोजन बेसिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में, एडेनिन और थाइमिन के बीच में। और यहाँ पर 100 इंटू 3 टोटल ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने 300 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 200 प्लस 300 इज इक्वल टू 500 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या हुआ है 500 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। तो क्वेश्चन क्या था भाई, ये क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछा गया है, ध्यान से देखो उसको, क्योंकि आपको ये मतलब नहीं होना चाहिए कि हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने किए हैं। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करो, अलग अलग वैरायटी। अब तक हम 10 तरह की वैरायटीज लास्ट 3 लेक्चर्स में, जिसमें से स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था चैप्टर का, उसमें हम अब तक 10 तरह की वैरायटी के क्वेश्चंस देख चुके हैं। और यहाँ पर न्यूमेरिकल में इतना परेशान अगर हो गए तो जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर है उसमें तो भर भर के न्यूमेरिकल है, यहाँ पर फिर भी थ्योरी ज्यादा है। तो फोकस आपका पूरा होना चाहिए कि टोटल बेस पेयर दिया गया था हमें, क्या दिया गया था कि हमें लेंथ दी गई थी, तो हमने टोटल बेस पेयर पता लगाया। टोटल बेस पेयर देने के बावजूद हमें जब पता चल गया लेंथ देने के अलावा भी यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेसिस का। 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल से हमें ये पता है कि एडेनिन जितने होंगे उतने ही थाइमिन होंगे, ग्वानिन जितने होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। एंड वी नो वेरी वेल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम पढ़ के आए
कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं और थाइमिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर टोटल बेस पेयर्स का जब नंबर पता चल गया है तो क्या कर लो कि भैया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में, तो टोटल बेस पेयर जो 100 है उसको उसी से मल्टीप्लाई करें और पता लगाएं कि यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने बने हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स पूछे थे उसने ये नहीं पूछा है कि टोटल बेस पेयर बताओ या टोटल बेसिस बताओ। टोटल बेस पेयर पूछे जाते तो 400 बेस पेयर 200 बेस पेयर्स थे और टोटल बेसिस पूछे जाते तो कितने 400 बेसिस यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पता करना है। अब एक थोड़ा सा धुआंधार क्वेश्चन नहीं है, बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है, लेकिन स्टार्टिंग में अगर देखोगे तो क्या करोगे आप वापस से वही या तो बेस रेशियो लगाने की कोशिश करोगे या फिर 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी का रूल जो है हमारा जो फॉर्मूला है उसको लगाने की कोशिश करोगे, क्वेश्चन को गलत करके आओगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज इफ A plus G upon T plus C in one strand of DNA is 5/3, then give the value of A plus G upon T plus C in other strand। जल्दबाजी नहीं करनी, क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन को समझना है। पहले तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A plus G upon T plus C एक स्ट्रैंड का कितना है 5/3 है, तो आप दूसरे स्ट्रैंड का A plus G upon T plus C का सीक्वेंस जो है वैल्यू वो पता करो। जनरली हमने जो 4 ग्राफ रूल पढ़ा है उसमें A plus G upon T plus C इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन क्या होता है कि A plus G upon T plus C होता है इज इक्वल टू 1, लेकिन ये क्या होता है कि दोनों के दोनों स्ट्रैंड्स के लिए होता है, दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड्स के लिए ये वैल्यू होती है। यहाँ पर A plus G upon T plus C एक स्ट्रैंड का दिया हुआ है और दूसरे स्ट्रैंड का वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर 4 ग्राफ का रूल तो जो है वो हम 2 स्ट्रैंड्स के लिए पढ़ते हैं, लेकिन वो वैल्यू इसने एक ही स्ट्रैंड के लिए यूज कर लिए। तो देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, इस क्वेश्चन को हट के कोई और डीएनए का सीक्वेंस हो, क्या हो कोई और डीएनए का सीक्वेंस हो और वहां पर इस तरह से दिया हुआ है, ये जो वैल्यू है उसको मैं दिखा रही हूँ आपको कि AGTCA, ठीक है, और इसके अपोजिट में क्या होगा कि यहाँ पे थाइमिन, साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन एंड थाइमिन, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये एक जो पर्टिकुलर स्ट्रैंड है, क्या है ये ऊपर वाला जो स्ट्रैंड है इसकी वैल्यू दी हुई है कि A plus G अपॉन T plus C इसने बताया है 5/3 दिया हुआ है। तो अगर मुझे इससे हटके मैं एक और एग्जांपल यहाँ पर लेके आई हूँ और इस पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड के लिए मुझे A plus G अपॉन T plus C का पता लगाना हो, तो यहाँ पर A plus G यानी कि ऊपर वाले की वैल्यू करते हैं, तो ये 1 2 3, तो A plus G की वैल्यू कितनी हुई है यहाँ पर 3 और T plus C कितना है 1 और 2, तो 3/2 हो गया, ठीक है, एक स्ट्रैंड के लिए। अभी हम उस क्वेश्चन पे नहीं जा रहे कि अगर दूसरा एग्जांपल मैं देके बता रही हूँ कि एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड्स का मैं नाइट्रोजन सीक्वेंस लिखूं और वहां पर A plus G अपॉन T plus C की वैल्यू मैं पता करूं, तो A plus G अपॉन T plus C की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई 3/2। अब दूसरे सीक्वेंस के लिए यानी कि दूसरे स्ट्रैंड के लिए A plus G अपॉन T plus C की वैल्यू देखते हैं। तो A और G की वैल्यू देखो पहले तो 1 2, T और C की वैल्यू 1 2 3, क्या हो गया 2/3। एक स्ट्रैंड के लिए वैल्यू क्या थी 3/2, दूसरे स्ट्रैंड के लिए वैल्यू क्या है 2/3, यानी कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, क्या है एक दूसरे की रेसिप्रोकल है वैल्यू। जब भी आपको A plus G अपॉन T plus C किसके लिए पूछी जाए, दोनों स्ट्रैंड्स के लिए पूछी जाए A plus G अपॉन T plus C, तो 4 ग्राफ इक्विवेलेंसी रूल से इज इक्वल टू 1 होगा। लेकिन अगर एक स्ट्रैंड की वैल्यू दी हुई है और दूसरे स्ट्रैंड की वैल्यू इस तरह से पूछी जाएगी, यानी कि कहां पर कि 5/3 थी, तो दूसरे की वैल्यू क्या होगी कि इसका दूसरे का आंसर क्या होगा कि एक दूसरे की रेसिप्रोकल होगी वैल्यू, तो वैल्यू इसका आंसर क्या होगा कि इसका आंसर है 3/5। क्या है 3/5, क्योंकि जब भी दो स्ट्रैंड्स के बारे में पूछा जा रहा है तो दोनों स्ट्रैंड की वैल्यू 4 ग्राफ में A plus G अपॉन T plus C इज इक्वल टू 1 होती है। एक स्ट्रैंड की वैल्यू कभी भी इज इक्वल टू 1 नहीं होगी, तो एक स्ट्रैंड की वैल्यू दी हुई है, दूसरे स्ट्रैंड की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो उन दोनों का क्या करना है कि रेसिप्रोकल समझ लो। यहाँ पर ये एग्जांपल इसीलिए समझाए कि वैल्यू क्या होगी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होगी, उसको अपोजिट कर दो दूसरे की वैल्यू को। अब देखते हैं हम किसके बारे में कि काफी टाइम से आपको लग रहा होगा कि मैम आपने डीएनए का हेलिकल स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन वहां पे एक टर्म है सेंट्रल डोग्मा। क्या है
सेंट्रल डोग्मा, तो सेंट्रल डोग्मा के बारे में आपने हमें कुछ नहीं बताया, तो सेंट्रल डोग्मा डिस्कस करते हैं। सेंट्रल डोग्मा क्या होता है? सेंट्रल डोग्मा के बारे में किसने बताया था? इट वॉज प्रपोज्ड बाय क्रिक, प्रपोज्ड बाय क्रिक। और वॉटसन क्रिक तो हमें पता ही है बहुत अच्छे से, क्यों पता है? क्योंकि इन्होंने चोरी जो की थी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के मॉडल की, कि अपना आधा ज्ञान और अपनी आधी नॉलेज लगा दी थी, लेकिन जो रोजालिंड फ्रैंकलिन और मिशर जो थे उन्होंने, उनकी आधी मेहनत थी एक्सरे डिफ्रैक्शन का जो डाटा था उसको इन्होंने यूज किया है और आधा दिमाग अपना लगाया, और फाइनली जो डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थी उसमें अपना एक होता है ना कि कंप्लीटली कोई भी आए और पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट लेके चला जाए, वो वाली सिचुएशन थी इनके साथ में। तो सेंट्रल डोग्मा देखिए इन्होंने कहीं ना कहीं वो कॉम्प्लीमेंट को बचा लिया है। तो सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। किसने बताया है? क्रिक ने बताया है सेंट्रल डोग्मा के बारे में। व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा? तो क्रिक ने बोला दैट यूनिडायरेक्शनल flow of genetic information, unidirectional flow of genetic information from DNA to protein via mRNA is called सेंट्रल डोग्मा। तो यूनिडायरेक्शनल इंफॉर्मेशन क्या होती है कि देखिए क्या होता है कि डीएनए से डीएनए का आरएनए बनना इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको, कि डीएनए से जब डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन बोलते हैं डीएनए का। आरएनए से जब आरएनए बनता है तो आरएनए का रेप्लिकेशन। लेकिन एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो क्या होगा कि डीएनए से बनेगा एमआरएनए। क्या बनेगा? डीएनए से बनेगा एमआरएनए, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनता है हमारा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसलेशन। तो क्या बोला इन्होंने कि यूनिडायरेक्शनल होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, कि पहले डीएनए से क्या, कि डीएनए से बनती है प्रोटीन किसके थ्रू, कि एमआरएनए के थ्रू बनती है। तो मैंने अभी यही बोला आपको कि डीएनए से एमआरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन एंड एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। तो इसी सीक्वेंस में क्या होगा कि इसी सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होगा, कि इसके अलावा किसी और सीक्वेंस में जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर नहीं हो सकता। दिस वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक एंड इट इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। तो सेंट्रल डोग्मा में तो ये बोल दिया, लेकिन बायो है और एक्सेप्शन ना हो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम बायो में कभी भी देखा है बहुत कम जगह पे ऑलवेज एंड जनरली टर्म्स हम ज्यादा यूज करते हैं, ऑलवेज पर्टिकुलर ऐसे टर्म्स हम यूज ही नहीं करते क्योंकि एक्सेप्शन हमेशा आएंगे। तो इसका एक एक्सेप्शन था। सभी जगह पे क्या हो रहा था कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा था। लेकिन एक है हमारा रेट्रोवायरस जिसका नाम है एचआईवी रेट्रोवायरस है। तो उसमें इन्होंने क्या देखा कि उसमें इन्होंने देखा कि जो बोल रहे हैं हम कि डीएनए से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, वहां उल्टा होता है। वहां क्या हो रहा है कि एमआरएनए से डीएनए बन रहा है। क्या हो रहा है कि हम तो बोल रहे हैं कि डीएनए से ही हमेशा एमआरएनए बनेगा, इट इज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन रेट्रोवायरस में क्या हो रहा था कि एमआरएनए से डीएनए बन रहा था, यानी कि उल्टी प्रोसेस हो रही थी। तो सेंट्रल डोग्मा तो क्या हो गया, ये वाला तो फ्लॉप हो गया, यानी कि इसका तो एक्सेप्शन निकल गया ना। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ये परफेक्ट है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है वैसे। परफेक्ट कितना भी आप ट्राई कर लो कि ये परफेक्शन है, ये परफेक्शन है, परफेक्शन इज नथिंग। ठीक है, तो परफेक्शन था नहीं इनके इसमें, तो फिर कुछ करेक्शन करने पड़े। परफेक्शन बनाने के लिए क्या होता है, कुछ चीजें बदलनी पड़ती, तो इन्होंने करेक्शन किए। तो फिर आया हमारा मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा प्रपोज किया गया। फिर उसमें बताया गया कि ठीक है, आप बोल रहे हो कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, लेकिन एमआरएनए से भी डीएनए बनता है, उसको भी उसमें इंक्लूड किया गया। यहाँ पर तो हमेशा यही बोला है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, कि कभी भी डीएनए से एमआरएनए तो बन सकता है लेकिन एमआरएनए से डीएनए नहीं बनेगा, ये ऐसा बोल रहे थे। लेकिन इसका तो एक्सेप्शन निकला। तो पहले हम इसको देखते हैं कि क्या हुआ कि डीएनए से बनता है हमारा एमआरएनए, और एमआरएनए से फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का। किसका होता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। और डीएनए से एमआरएनए का बनना इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना इज ट्रांसलेशन। और अगर डीएनए से डीएनए बन गया तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। हालांकि रेप्लिकेशन इसमें
सेंट्रल डोग्मा में इंक्लूड नहीं है। सेंट्रल डोग्मा में सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के बारे में बताया है, दैट डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और इस तरह से जेनेटिक इंफॉर्मेशन का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। किस तरह से कि एमआरएनए के थ्रू प्रोटीन तक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और इसको हम बोल रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। तो हम बोलते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों बोला है हमने, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब जैसे कि हम बोलें कि हमारा स्किन कलर कौन कंट्रोल करता है, तो हमारा स्किन कलर कंट्रोल करता है मेलानिन प्रोटीन। तो जो मेलानिन प्रोटीन है, वो मेलानिन प्रोटीन कैसे बना, कि मेलानिन प्रोटीन किससे बना, कि पहले डीएनए था, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू एमआरएनए बना, और फिर एमआरएनए से क्या बना, कि मेलानिन प्रोटीन बना। तो भले ही हमारा जेनेटिक, हमारे स्किन कलर को मेलानिन प्रोटीन कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो मेलानिन प्रोटीन बना किससे है, डीएनए से बना। इसीलिए हम बोलते हैं कि जेनेटिक जो मटेरियल होता है, यानी कि डीएनए जो है, वो क्या करता है कि हमारी चीजों को कंट्रोल करता है, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरी बॉडी में शुगर लेवल को कौन कंट्रोल कर रही है, इंसुलिन प्रोटीन। इंसुलिन प्रोटीन किससे मिलकर बनी है, डीएनए से मिलकर बनी है। तो जेनेटिक जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, वो कंट्रोल किए जा रहे हैं जेनेटिक मटेरियल डीएनए के थ्रू। तो क्या होता है कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन वाया एमआरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डोग्मा। और इसका एक्सेप्शन क्या है, कि इसके अंदर आ गया था बाद में एक्सेप्शन, और इसका एक्सेप्शन था रेट्रोवायरस। क्या था, रेट्रोवायरस। एचआईवी इसका एक्सेप्शन था, क्योंकि रेट्रोवायरस एचआईवी में क्या होता है कि एमआरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हमेशा बताया कि सिर्फ यूनिडायरेक्शन होगा, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन, इसी डायरेक्शन में क्या होगी, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर होगी, इसका फॉर्मेशन होगा, इसका फ्लो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सेंट्रल डोग्मा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। फिर आया दूसरा सेंट्रल डोग्मा, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा, या फिर इसी को बोला जाता है इनवर्स फ्लो, इनवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था कि एक ही फ्लो में यूनिडायरेक्शनल फ्लो होगा, लेकिन हमने देखा कि रेट्रोवायरस में यूनिडायरेक्शनल फ्लो नहीं हो रहा है, वहां पे अपोजिट फ्लो हो रहा है। इस वजह से इसको हम बोल रहे हैं इनवर्स फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, या फिर मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। तो मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा में क्या हुआ कि भैया डीएनए से डीएनए बनेगा, इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये मैं बार बार आपको याद इसलिए करा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज नॉट द पार्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा और मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। ठीक है, अब डीएनए से क्या बनेगा, हमारा एमआरएनए बनेगा। क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से एमआरएनए या फिर आरएनए से आरएनए बनेगा, तो भी इसको हम रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो डीएनए से एमआरएनए का बनना, इस प्रोसेस को बोला है ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन रेट्रोवायरस में उल्टा हो रहा था, एमआरएनए से डीएनए बन रहा था, रिवर्स प्रोसेस हो रहा था। तो जब एमआरएनए से डीएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को किसमें जगह दी गई, मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा में जगह दी गई। सेंट्रल डोग्मा में तो बोला था यूनिडायरेक्शनल फ्लो है। अब एमआरएनए से किसका फॉर्मेशन होगा, कि एमआरएनए से फॉर्मेशन होता है हमारे किसका, प्रोटीन का, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा में क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस थी कि एमआरएनए से भी डीएनए का फॉर्मेशन हो सकता है, इसको इंक्लूड किया गया। इस वजह से इसको हम बोलते हैं मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा। जबकि सेंट्रल डोग्मा में था कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का, उसके अलावा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या बोला हमने, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये जो है आप समझ रहे हो ना कि डीएनए से एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। यहाँ पे एक एक टर्म्स में और एक एक लाइन में 2-2 मिनट में समझा रही हूँ, पर ऐसा नहीं है कि ये 2 मिनट का टॉपिक है। इनको ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को पर्टिकुलर समझने के लिए हमें 4 घंटे चाहिए, यानी कि 2 घंटे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो चैप्टर है, यानी कि टॉपिक है, उसको कंप्लीट करने में लगेंगे, और 2 घंटे लगेंगे ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करने में। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को टेमिनिज्म भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेमिनिज्म। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म। इसके बारे में किसने बताया था कि सेंट्रल डोग्मा का तो प्रपोजिशन किसने किया था, सेंट्रल डोग्मा वाज प्रपोज्ड बाय क्रिक। लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म वाज प्रपोज्ड बाय
ये किसने डिस्कवर्ड किया था? इट वॉज डिस्कवर्ड बाय टेमिन एंड बाल्टीमोर। टेमिन एंड बाल्टीमोर। और किसके अंदर डिस्कवर्ड किया था इन्होंने? एक रेट्रोवायरस था जिसका नाम था राउस सरकोमा रेट्रोवायरस। राउस सरकोमा वायरस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ HIV ही रेट्रोवायरस है, राउस सरकोमा वायरस इज ऑल्सो अ रेट्रोवायरस। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म के बारे में बताया था टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। और किसके अंदर डिस्कवर्ड किया था इन्होंने इसको? राउस सार्कोमा वायरस के अंदर, यानी कि रेट्रोवायरस के अंदर। और इन्होंने बोला कि mRNA से क्या होता है? DNA का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन mRNA से जिस DNA का फॉर्मेशन होता है उसको नॉर्मल DNA नहीं बोला जाता है। mRNA से जिस DNA का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं cDNA। cDNA मतलब कॉम्प्लीमेंट्री DNA। क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। तो RNA से क्या हुआ? RNA से cDNA का फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? cDNA का फॉर्मेशन होगा, नॉर्मल DNA का फॉर्मेशन नहीं होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली RNA से DNA बन गया। जिस तरह से DNA से RNA बनता है वैसा तो क्या होता है? DNA से RNA बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन RNA से DNA बन रहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होगा कि DNA जो है वो सिमिलर बनेगा, ना ना, जो DNA बनेगा वो क्या होगा? उस DNA को हम बोलेंगे cDNA। नॉर्मल DNA नहीं है ये, क्या है ये? cDNA। और इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है इसमें जो हेल्प करती है एंजाइम, उसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो क्या हो रहा है यहाँ पर कि RNA से cDNA का फॉर्मेशन हो रहा है और cDNA का दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री DNA। कॉम्प्लीमेंट्री DNA। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या? DNA का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, सेंट्रल डोग्मा देख लिया, पैलिंड्रोमिक DNA सीक्वेंस देख लिया हमने, और मॉडर्न सेंट्रल डोग्मा देख लिया हमने। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है हमारा और बहुत थोड़ा सा लेवल बियॉन्ड जाके बात कर रही हूँ मैं, कि जितने भी टॉपिक डे बाय डे आते जाएंगे, लेक्चर्स आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हर दिन चैप्टर का लेवल बढ़ता जाएगा, यानी कि डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा इजी टॉपिक था। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पैकेजिंग ऑफ DNA। किसके बारे में? पैकेजिंग ऑफ DNA के बारे में। और DNA के पैकेजिंग जो है, आज सिर्फ हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन तो मैं देके जाऊंगी। तो पैकेजिंग ऑफ DNA हेलिक्स कर लो इसको। तो DNA की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में अलग होती है और यूकैरियोट्स में अलग तरीके से होती है। पहली चीज तो DNA की पैकेजिंग का क्या मतलब है? पैकेजिंग का नॉर्मल अगर मैं मतलब बताऊं आपको, जैसे हमें कहीं पे ट्रिप पे जाना है, तो ट्रिप पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पैक करना पड़ेगा अपना सामान। तो ऐसा नहीं होता है कि ट्रॉली खोली, कबर्ड से कपड़े निकाले, डाल दिए और पैक हो गया ना। क्या करते हैं हमें? अगर ज्यादा से ज्यादा सामान लेके जाना है तो उसे प्रॉपरली हमें क्या करना पड़ता है? पैक करना पड़ता है, कॉम्पैक्टली फोल्डिंग तरीके से हमें अपना सामान रखना पड़ता है। कपड़े फोल्ड करने पड़ेंगे, अच्छे से जमाने पड़ेंगे, सो दैट उस कम स्पेस में भी हम ज्यादा से ज्यादा सामान को क्या कर सके? इकट्ठा कर सके, लेके जा सके। तो यही होती है हमारी पैकेजिंग। DNA की पैकेजिंग कैसी होती है कि DNA की पैकेजिंग, अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि एक नॉर्मल जो आपकी सेल है उसमें आपके टोटल कितने DNA प्रेजेंट है, तो आपका क्या जवाब होगा? कि एक जो सेल है हमारी, एक पर्टिकुलर जो डिप्लॉइड सेल है हमारी, उसमें कितना DNA का अमाउंट प्रेजेंट है या टोटल कितना DNA प्रेजेंट है। तो आप जवाब देने में आपको कंफ्यूजन होगा कि मैं कैसे बोलूं। तो आपको ये तो पता है ना कि एक पर्टिकुलर जो डिप्लॉइड सेल होती है हमारी, उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और पर्टिकुलर एक क्रोमोसोम, ये जो एक क्रोमोसोम है आपका, इस एक क्रोमोसोम को बनने के लिए कितना? कि एक डबल स्ट्रैंडर्ड DNA का टुकड़े की जरूरत होती है। क्या होती है? कि एक डबल स्ट्रैंडर्ड DNA का जो टुकड़ा होता है वो क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है? एक क्रोमोसोम बनाता है। और एक पर्टिकुलर सेल में हमारे टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं? 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम कैसे बने? 46 DNA के टुकड़ों को जब आपस में मिक्स किया तब जाके क्या किए, वो जो 46 क्रोमोसोम थे उनका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, हमें ये तो समझ में आ गया क्रोमोसोम कहाँ से बने, कितने प्रेजेंट हैं एक सेल में। पैकेजिंग का उससे क्या लेना देना है? पैकेजिंग का लेना देना ये है
कि अगर मैं कंप्लीट क्या करूं कि ये 46 जो डीएनए के टुकड़े क्या कर रहे हैं, 46 क्रोमोसोम को बना रहे हैं और मैं इनको लाइन से एक के बाद एक सीक्वेंस में जमा दूं तो इनकी टोटल लेंथ कितनी होती है, 2.2 मीटर या फिर 2.24 मीटर होती है। तो मैं क्या बोल रही हूं कि 46 क्रोमोसोम के टुकड़ों से मिलकर बने होते हैं, 46 डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसके टुकड़े होंगे। तो मैंने क्या किया कि एक डीएनए का टुकड़ा, इसी के पीछे क्या किया, मैंने दूसरे डीएनए के टुकड़े को जोड़ दिया, फिर तीसरे डीएनए के टुकड़े को जोड़ दिया, और इस तरह से मैं क्या करती चली गई कि मैंने टोटल 46 जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़े होते हैं जो एक सेल में 46 क्रोमोसोम बनाएंगे, उन सभी डीएनए के टुकड़ों को क्या किया, एक सीक्वेंस में एक के बाद एक जमा दिया और इनकी टोटल लेंथ जो यहां से यहां तक निकली, टोटल 46 डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़ों की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 2.2 मीटर। कितनी है बच्चों, 2.2 मीटर डीएनए आपका 2.2 मीटर की लंबाई होती है एक डीएनए की एक सेल के अंदर। अब पैकेजिंग क्या है कि इतना बड़ा जो डीएनए है, जो कितना 2.2 मीटर का डीएनए, इसको कहां पे, ये कहां पे प्रेजेंट होता है कि इसको पैक किया जाता है एक न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर। और ये न्यूक्लियस का साइज क्या है कि इसका साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर। क्या बोला मैंने कि 2.2 मीटर लंबा डीएनए का टुकड़ा है। अगर मैं पूरे 46 डबल स्टैंडर्ड डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ दूं जो 46 क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेंगे एक सेल के अंदर, तो उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। और ये डीएनए कहां पे प्रेजेंट है कि ये डीएनए प्रेजेंट है एक 0.1 माइक्रोमीटर का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, यानी कि एक माइक्रोस्कोपिक साइज का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये इतना बड़ा डीएनए प्रेजेंट है। तो इतने बड़े डीएनए का एक माइक्रोस्कोपिक साइज के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होना, दिस इज कॉल्ड डीएनए पैकेजिंग। कि इस तरह से पैक किया जा रहा है। तो पैक कैसे होगा भाई, ऐसा तो नहीं कि फैला पड़ा रहेगा, क्या होगा, कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, एक दूसरे से टाइटली बाउंड होगा, एक के ऊपर एक कॉम्पैक्टली अरेंज होगा। जैसे हम कपड़े फोल्ड कर रहे हैं ना कि ज्यादा से ज्यादा छोटी फोल्डिंग करें ताकि ज्यादा स्पेस हो, ज्यादा सामान रख पाए, तो वैसे ही डीएनए भी क्या करेगा कि कॉम्पैक्टली अरेंज होगा, बिल्कुल टाइटली एक दूसरे को बांधेगा, तब जाके इतने छोटे न्यूक्लियस में हमारा 2.2 मीटर जो लंबा डीएनए है उसको हम अरेंज कर पाएंगे। तो यहां पर मैं लिख के बताती हूँ आपको व्हाट इज पैकेजिंग ऑफ डीएनए। कि टोटल लेंथ ऑफ डीएनए in all the 46 chromosomes, total length of DNA in all the 46 chromosomes of a diploid cell of human is 2.2 meter. This DNA is associated in a nucleus of 1 micrometer size by packaging and compaction। कि पैक हुआ है डीएनए हमारा 2.2 मीटर का डीएनए 1 माइक्रोस्कोपिक मीटर जो 1 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस है उसके अंदर डीएनए का पैक होना, कॉम्पैक्टली पैक होना या फिर डीएनए का पैक होना, इसको ही हम क्या बोलते हैं, डीएनए की पैकेजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीएनए की पैकेजिंग बोलते हैं। अब ये डीएनए की जो पैकेजिंग है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या होती है, अलग अलग तरीके से होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रोकैरियोट्स की डीएनए की पैकेजिंग एंड यूकैरियोट्स की डीएनए की पैकेजिंग के बारे में। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में किस तरह से डीएनए क्या होता है, पैक होता है, डीएनए की पैकेजिंग किस तरीके से होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, हम किस किस दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, डीएनए पैक्ड इन फॉर्म
डीएनए पैक्ड इन फॉर्म ऑफ, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ, कि डीएनए किस फॉर्म में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के अंदर, और किसकी हेल्प से डीएनए की पैकेजिंग हुई है, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए पैकेजिंग के बारे में। क्या करते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं। फिर हम बात करेंगे यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग। तो प्योरली एनसीईआरटी चल रही है, क्या चल रही है, प्योरली एनसीईआरटी चल रही है। एनसीईआरटी क्या बोलती है कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए की पैकेजिंग होती है वो कैसे होती है कि लार्ज स्फेरिकल फॉर्म में, यानी कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग होती है। तो डीएनए की पैकेजिंग प्रोकैरियोट्स में कैसी होती है, स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में होती है। स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग होती है, और या फिर इसको बोल सकते हैं कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में। इन एरिया कॉल्ड न्यूक्लियोइड। क्या बोला है मैंने कि प्रोकैरियोट्स के अंदर स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में, यानी कि सुपर कॉइल्ड फॉर्म में क्या होती है, डीएनए जो है वो कवर्ड होता है, यानी कि उसकी कॉइलिंग की जाती है, क्या की जाती है, पैकेजिंग की जाती है, और जिस एरिया में पैकेजिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यूकैरियोट्स का तो हमें पता है कि डीएनए की पैकिंग होगी क्रोमोसोम की फॉर्म में। किस तरह से पैक होता है डीएनए, क्रोमोसोम की सिचुएशन में पैक होता है, क्रोमोसोम की फॉर्म में पैक होता है, और किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के प्रेजेंट होता है। बट व्हाट इज मीन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स यानी कि प्रिमिटिव टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और प्रोकैरियोटिक सेल हम किसको बोलते हैं कि जहां पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। यानी कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसके अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसीलिए वहां पे उसके न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसी न्यूक्लियोइड में क्या होगा कि स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में प्रोकैरियोट का जो डीएनए होगा वो पैक होगा। जैसे आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इस तरह से अरेंज होता है, ठीक है। और यहाँ पे अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है कि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इस तरह से अरेंज होता है, और अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है यहाँ पर क्या, कि यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ पॉजिटिव चार्ज वाली हमारी प्रोटीन्स। क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिसके चारों तरफ, जिनकी हेल्प से आपको पता है जो प्लस है वो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करती है। यानी कि यहाँ पर डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, किसकी वजह से, फॉस्फोरिक एसिड की वजह से डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगी, जिनको हम बोलते हैं कि इन प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएमाइंस। क्या बोलते हैं बच्चों, कि ये है हमारी पॉलीएमाइंस। और इन पॉलीएमाइंस से क्या अट्रैक्ट होता है, डीएनए अट्रैक्ट होता है, और इनके चारों तरफ क्या होता है कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो होता है वो अरेंज रहता है, यानी कि बन जाता है, इससे जुड़ जाता है। तो जब यहाँ पे अगर मैं इसको खोल कर दिखाऊँ तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट है हमारी किस तरह से, इस तरह से ये पॉलीएमाइंस पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ये पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और इस पॉजिटिवली चार्ज वाली प्रोटीन क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी कि पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और जब अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा कि यहाँ पर डीएनए इस तरह से लार्ज स्फेरिकल फॉर्म में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। बोल दो कि डबल स्टैंडर्ड है, तो लो ये डबल स्टैंडर्ड बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज वाली जो प्रोटीन है वो नेगेटिव चार्ज वाले डीएनए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज का है डीएनए, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगी। तो क्या हो जाएगा कि जो डीएनए है प्रोकैरियोट का डीएनए,
ये लार्ज स्फेरिकल लूप्स की फॉर्म में, लार्ज स्फेरिकल लूप्स की फॉर्म में क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या थी, ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, इसमें क्या है कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, तो जो ये डीएनए है ये क्या हो जाएगा कि पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में फैला दिखाई देगा, पूरी की पूरी सेल में फैला रहेगा, नहीं फैला रहेगा। क्या होगा कि प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए की पैकेजिंग होगी, किस फॉर्म में होगी, स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में होगी, और जिस एरिया में होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोइड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए लार्ज स्फेरिकल लूप्स की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, पॉलीएमाइंस प्रेजेंट होती हैं। और पॉलीएमाइंस क्या है कि पॉलीएमाइंस क्या होती हैं कि पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन्स होती हैं, जो किसको हेल्प कर रही हैं कि डीएनए को अट्रैक्ट कर रही है और अपने से जोड़ के चिपका के रख रही है, ताकि ये कहीं पे भग के ना जाए, बिल्कुल चिपका रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है दोनों के बीच में। तो डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ, अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि अगर पूछा जाए प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो क्या देना है आपको जवाब कि लार्ज स्फेरिकल लार्ज लूप्स की फॉर्म में या सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड के अंदर। और किसकी हेल्प से प्रेजेंट है, डीएनए इज पैक्ड विद द हेल्प ऑफ पॉलीएमाइंस प्रोटीन की हेल्प से प्रेजेंट है। और पॉलीएमाइंस प्रोटीन की हम क्या कर देते हैं, थोड़ी सी तारीफ लिख देते हैं। पॉलीएमाइंस क्या है, पॉलीएमाइंस बेसिक प्रोटीन होती हैं, पॉजिटिव चार्ज वाली होती है। पॉलीएमाइंस इज बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज और देखो यहाँ पे कहीं पर भी हिस्टोन प्रोटीन का नाम नहीं आया, यानी कि पॉलीएमाइंस क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। क्या है बच्चों, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये हो गया हमारे प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए की पैकेजिंग। अब यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसी होती है कि किस फॉर्म में होती है कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में, क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में होती है कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम की फॉर्म में। ठीक है, किसकी हेल्प से होती है कि यहाँ पर क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है। किसकी हेल्प से पैकेजिंग होती है, प्रोकैरियोट्स के यूकेरियोट्स के अंदर, कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग होती है क्रोमोसोम की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। तो पॉलीएमाइंस क्या है, पॉलीएमाइंस की हमने थोड़ी सी यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इसको तारीफ कर दी कि बेसिक प्रोटीन है, पॉजिटिवली चार्ज है और नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीएमाइंस हेल्प कर रही है, यूकेरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन कैसे हेल्प कर सकती है। तो क्या हो रहा है कि भैया यूकेरियोट क्या है, वेल डेवलप्ड सेल है। क्या है, वेल डेवलप्ड सेल है, इवोल्यूशन हुआ, चीजें नहीं जुड़ती चली गई, डेवलपमेंट होता चला गया। तो इसका क्या हुआ है, पॉलीएमाइंस का इवोल्यूशन हुआ। तो इवोल्यूशन हो के पॉलीएमाइंस, प्रोकैरियोट्स में तो पॉलीएमाइंस हेल्प करती है और यूकेरियोट्स में हमारी हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है, हेल्प करती है। और हिस्टोन प्रोटीन की तारीफ अगर मैं करूं यहाँ पर, तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, तो हिस्टोन प्रोटीन एक बेसिक और पॉजिटिव चार्ज वाली प्रोटीन होती है। तो ये मत सोचना कि हम इसको बेसिक और पॉजिटिव चार्ज कैसे बोल सकते हैं। आपको पता है प्रोटीन जो है वो क्या होती है कि प्रोटीन पॉलीमर है किसका, अमाइनो एसिड का। किसका, अमाइनो एसिड का पॉलीमर है कौन, प्रोटीन। तो अमाइनो एसिड से क्या, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो अमाइनो एसिड आपने पढ़े होंगे, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ के आए हो कि अमाइनो एसिड कैसे होते हैं कि न्यूट्रल चार्ज वाले भी होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले भी होते हैं, नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं। पॉजिटिव चार्ज वाले अमाइनो एसिड में क्या होता है कि वहां पर बेसिक जो होता है कि आर वेरिएबल जो ग्रुप है, क्या है, आर वेरिएबल ग्रुप है, उस पर क्या होता है कि अगर बेसिक वाले ग्रुप ज्यादा जुड़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अमाइनो एसिड में ज्यादा होगा। वहां पे अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा कि अमाइनो एसिड में ज्यादा होगा। तो इस तरह से अमाइनो एसिड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले होंगे, तो प्रोटीन भी क्या होगी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाली होगी। यानी कि आर जो वेरिएबल ग्रुप है या फिर जो वेरिएबल चेन है उस पर किस तरह के ग्रुप्स आकर जुड़ते हैं उसी पर डिपेंड करती है कि बनने वाली जो प्रोटीन होगी, यानी कि जिस टाइप के अमाइनो एसिड होंगे वैसे ही क्या होगी, बनने वाली प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन कैसे होती है कि हिस्टोन, और बनती कब है कि देखिए आपको पता है डीएनए का रेप्लिकेशन कब हो रहा है, एस फेज में हो रहा है। कब हो रहा है, एस फेज में। तो जब डीएनए डबल हो रहा है तभी उसको पैक करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तो उसी टाइम पे बनेगी कि भाई डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है हमारा कब, एस फेज में। तो जब डीएनए डबल हो रहा है तभी तो उसको पैक करोगे ना, जब डीएनए डबल ही नहीं हो रहा तो उसको पैक कहां से करोगे, पैकेजिंग की नीड तभी होगी जब डीएनए होगा। तो हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कब होगा, एस फेज के अंदर होगा, क्योंकि तभी क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए डबल होता है तो उसको पैक करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो हिस्टोन प्रोटीन कब सिंथेसाइज होगी कि इट इज सिंथेसाइज्ड
during S phase. It is synthesized during S phase of cell cycle. कि सेल साइकिल के एस फेज में क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसाइज होगा. दूसरा क्या है कि ये एक बेसिक प्रोटीन है. बेसिक प्रोटीन क्यों हुई? क्योंकि जुड़ने वाले जो अमाइनो एसिड्स हैं वो उनका नेचर बेसिक है. तो बेसिक प्रोटीन है और क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है. पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होती है, ये आपको पता है. क्योंकि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज है. क्या है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा. इस वजह से यहाँ पे प्रोटीन पॉजिटिव होगी, क्योंकि डीएनए तो नेगेटिव चार्ज वाला ही रहने वाला है. तो बेसिक प्रोटीन पॉजिटिवली चार्ज इज, और क्या होता है इज, क्यों बोला है इसको हमने पॉजिटिव चार्ज वाली बेसिक प्रोटीन? बिकॉज इज दे आर रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड. बेसिक अमाइनो एसिड, बेसिक अमाइनो एसिड ज़्यादा रिच होंगे तो क्या होगी, प्रोटीन बनने वाली प्रोटीन भी क्या होगी, बेसिक होगी. क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड कौन कौन से होंगे, जो जिसकी वजह से होती है कि बेसिक अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन एंड आर्जिनिन यहाँ पे क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं आर वेरिएबल ग्रुप की जगह पर. इस वजह से प्रोटीन कैसी बनेगी, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा. और ये क्या होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड है. आपको पता है कि अगर मैं बात करूं किसके बारे में, एक अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो क्या होता है, ये होता है इसका स्ट्रक्चर. ये कांस्टेंट पार्ट होता है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा. यहाँ पे क्या होता है, आर वेरिएबल ग्रुप. तो ये जुड़ने वाली जो चेन होगी, जो भी चेन होगी, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज और बेसिक से बनी हुई चेन है, तो बनने वाला प्रोटीन कैसा होगा, बेसिक. अगर जुड़ने वाला ग्रुप यहाँ पर बेसिक होगा तो बनने वाला प्रोटीन बेसिक, और जुड़ने वाला ग्रुप अगर एसिडिक होगा तो बनने वाली प्रोटीन एसिडिक. तो उसी बिहाफ पर क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर डिपेंड करते हैं. अब ये जो हिस्टोन प्रोटीन है वो क्या होती है कि 5 टाइप की होती है. क्या होती है कि हिस्टोन प्रोटीन 5 तरीके की हिस्टोन प्रोटीन होती है. और ये हिस्टोन प्रोटीन हम नेक्स्ट जो लेक्चर है ना उसमें बहुत अच्छे से तुम पढ़ने वाले हो इसके टाइप्स. तो यहाँ पे क्या होती है, 5 टाइप्स की होती है हमारी हिस्टोन प्रोटीन. कौन कौन सी, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4. ये 4 तरीके की क्या होती है, हिस्टोन प्रोटीन होती है. और इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन की हेल्प से क्या होता है, यूकेरियोट्स में क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग होती है. तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि यूकेरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट में सिर्फ इतना ही था जितना हमने आज डिस्कस कर लिया. प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कंप्लीट हो चुकी है. प्रोकैरियोट्स के अंदर हम अब और कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं. तो यूकेरियोट्स में हम क्या करेंगे, डीएनए की पैकेजिंग को डिस्कस करेंगे. और नेक्स्ट लेक्चर में जो आपको अब तक कंफ्यूजन था ना कि डीएनए क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होते हैं, क्रोमेटिड क्या होता है, क्रोमोसोम कैसे बनते हैं, ये सारे के सारे जो आपके कंफ्यूजन थे अब तक वो सभी क्लियर होंगे. यानी कि ये सभी चीज़ें वन बाय वन एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा. क्योंकि यूकेरियोट्स में क्या होती है, डीएनए की पैकेजिंग स्टेप बाय स्टेप होगी कि सबसे पहले न्यूक्लियोसोम बनेगा, फिर उसी से क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, तो बीच में जो क्रोमेटिड और क्रोमेटिन वाले स्टेप्स हैं वो आएंगे. तो हिस्टोन प्रोटीन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत काम आने वाली है. और नेक्स्ट लेक्चर इसका ऊपर वाला लेवल है. ठीक है, तो ये नहीं सोचना है कि ये तो चैप्टर डे बाय डे डिफिकल्ट होता जा रहा है और हमसे नहीं हो पाएगा. पहली बात तो क्लियर है कि बोर्ड के स्टूडेंट्स को या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे के पूरे 11th और 12th की बायोलॉजी का सबसे डिफिकल्ट चैप्टर और सबसे बड़ा चैप्टर और सबसे ज़्यादा वेटेज देने वाला चैप्टर यही है. तो डरना बिल्कुल भी नहीं है और करना तो पड़ेगा ही. क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना कि कुछ भी आप लोग पढ़ के जाओ, तुक्का मारो और वहाँ पे सिलेक्शन हो जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पढ़े लिखे लोग ही आगे बढ़ सकते हैं, तुक्का मारने वाले लोग वापस से वही 25 लाख की भीड़ में इकट्ठे हो जाएंगे. सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.